तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूं। मैंने इस सीरीज को ब्रदर वू का नाम दिया है। इस सीरीज के मेन पॉइंट्स होंगे कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स और साथ में काफी सारा एक्शन होगा। और ये मॉडर्न सीरीज है, इसमें कल्टीवेशन को दिखाया गया है। क्योंकि इस सीरीज की रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, तो किसी दूसरे चैनल ने भी होपफुली इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो अगर आपने पहले इसको देखा हुआ है तो आप लोग दूसरे चैनल पे मेरी दूसरी सीरीज जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप लोग इस सीरीज को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में ब्रदर वू को दिखाते हैं। वो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। वो अपने बिस्तर के ऊपर से उठता है और उसके चेहरे पर पट्टियां भी लगी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी मार खाने के बाद जख्मी होकर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कर बैटमैन कहता है, ये हो क्या रहा है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? जैसे कि बाकी की सीरीज में होता है टिपिकली रीइंकार्नेशन, वैसे ही यहाँ पर भी रीइंकार्नेशन हुई है। जैसे उठकर बैठता है तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है। वो कहता है, ये क्या, मैं तो अपनी अपार्टमेंट में हूँ। अपार्टमेंट तो मेरा यूनिवर्सिटी डॉर्म रूम है, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है वहाँ पर उसे एक कमरा अलॉट किया गया है। ब्रदर वो कहता है, ये क्या, मैं तो मरा नहीं, मैं तो दोबारा से रीबॉर्न हो गया हूँ। इसका मतलब यहाँ पर मेरी रीइंकार्नेशन हुई है। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें लगी होती है। वो कहता है, मेरी बॉडी के ऊपर इतनी चोटें क्यों लगी हुई हैं? अपना हाथ उठाता है और अपनी बॉडी के अंदर महसूस करता है। वो कहता है, मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है, जीरो पावर है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरे 30,000 साल तक कल्टीवेशन की पावर को हासिल किया और गॉड लेवल पर पहुंचने वाला था। यहाँ पर वो मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताता है कि वो कैसे मरा है। वो कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो। जब मैं अपनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने वाला था 30,000 साल की कल्टीवेशन के बाद, सुप्रीम स्वॉर्ड वेनरेबल राम में पहुंच चुका था और बहुत ही जल्दी गॉड किंग लेवल पर पहुंचने वाला था। जुन जुइडिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर मेरे पर एक साथ अटैक किया। उन सभी लोगों ने मिलकर अटैक किया, जिसकी वजह से मैं उन सभी को रोक नहीं पाया। सारे लोगों के साथ फाइट करने के बाद मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। वहाँ पर जो स्पेस थी उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की इतनी सारी कल्टीवेशन एनर्जी को रिलीज करने की वजह से स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़े। स्पेस भी सबका बाहर नहीं उठा पाई और मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने मुझे वहाँ पर मार दिया और मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हो गया हूँ। इस वक्त मैं वक्त में 30,000 साल पीछे आ चुका हूँ, अपने उस वक्त में जब मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हुआ करता था। ये तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि मैं दोबारा से रीबॉर्न हो गया हूँ। बस इंतजार करो जब मैं जुन जुइडिंग में वापस जाता हूँ और उसके बाद मैं उन सभी को अपने पाँव के नीचे रखूंगा, सभी से बदला लूंगा और सभी को मार डालूंगा। ब्रदर वो अभी वहीं पर बैठा अपनी बैकलैश मेमोरीज के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ बाहर से अंदर आती है। वो उसे देखकर कहती है, तो वो तुम फाइनली उठ ही गए। तो इस लड़की का नाम ली मैंग है। वो उसे देखते पहचान जाता है और कहता है, ये तो ली मैंग है। फिर साथ ही वो कहता है, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी बॉडी की हालत इतनी बुरी क्यों है और मुझे बॉडी के ऊपर इतनी चोटें क्यों लगी हुई हैं। क्योंकि इस लड़की के दूसरे दोस्त ने अपने गुंडों के साथ मुझे पीटा था। ली मैंग अपने पास उसकी जो चीजें होती है वो उसे वापस करने के लिए आई होती है। वो उसके सामने फेंकते हुए कहती है कि हम दोनों का ताल्लुक पहले से टूट चुका है, तो फिर मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, तुम इन्हें वापस रख सकती हो। तो ब्रदर वो कहता है, अब मुझे याद आ रहा है। उसे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। वो कहता है, पता चला कि मेरी बॉडी की हालत इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि मैं इससे पूछने के लिए गया था कि इसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया है। लेकिन जब मैं इससे पूछने के लिए गया था तो उसने वहाँ पर कुछ गुंडों को यूज किया और गुंडों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम हीटियान हाउ था। मैंने उसको भी ऑफेंड किया, उससे मैंने बहुत ज्यादा मार खाई और उसने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया। हीटियान हाउ को मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है। उसे पता है कि मेरे फादर बहुत ही गरीब हैं और वो उसके डैड की कंपनी में काम करते हैं। उसे पता चल गया कि मेरे डैड वहाँ पर काम करते हैं। उसने मेरे डैड को उसकी जॉब से निकलवा दिया और उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। तो ब्रदर वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, ली मिंग अब मुझे बताओ क्या कुछ रह तो नहीं गया, फिर तुम्हें कुछ और कहना है या फिर कुछ और बाकी देना है? वो उसे कहती है, हाँ अपनी तरफ देखो तो सही, तुमने टियान हाउ के साथ पंगा ही क्यों लिया? तुम अपनी बॉडी की तरफ देखते नहीं कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा वीक है। इतनी कमजोर बॉडी के साथ तुम टियान हाउ से पंगा क्यों ले रहे हो? अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। टियान हाउ तुम्हारे डैड से चाहता है कि तुम और तुम्हारे डैड उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। वो तुम्हारे डैड की जॉब भी वापस से लगा देगा और तुम्हारे डैड दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे डैड वहाँ पर कंपनी में टॉयलेट्स को साफ करने का काम करते हैं और तुम्हारे डैड की सैलरी के ऊपर ही तुम्हारा घर चलता है। तो अब जल्दी से मान भी जाओ, अब एक टॉयलेट साफ करने वाले का बेटा किसी के सामने घुटने टेकर माफी भी नहीं मांग सकता क्या? ब्रदर वो उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ब्रदर वो उठकर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, लगता है कि मैं कभी इस लड़की को वाकई में पसंद किया करता था। ये कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, क्योंकि मुझे अभी भी वो सारी फीलिंग्स अच्छी तरह से याद हैं। तो ब्रदर वो ली मैंग से कहता है, जाकर अपने टियान हाउ को बता देना कि मर्द किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हो, ना ही मैं और मेरे फादर तुम्हारे उस टियान हाउ के सामने अपने घुटने टेककर माफी मांगेंगे। मैंग उसे कहती है, तुम अभी भी जहाँ पर टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लास्ट टाइम वाली बार भूल चुके हो? ब्रदर वो उसे कहता है, जाकर अपने टियान हाउ को इस बारे में बता देना कि जब भी उसका मूड हो मुझसे फाइट करने का तो मेरे पास चला आए, मैं उससे फाइट जरूर करूंगा। ली मैंग उसे कहती है, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई थी, अपनी पास्ट फीलिंग्स को देखते हुए, क्योंकि हम दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक तो था। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने का शौक है, ठीक है मरो फिर। और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है, लगता है कि पहले मुझे अपनी इंजरीज को हील करना होगा।
होगा क्योंकि लास्ट टाइम की मार्क इंजरीज मेरी बॉडी के ऊपर अभी भी है। उसके बाद मुझे अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा, उसी के बाद मैं उनसे मिलने के लिए जा सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। वहीं पर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात है कि 30,000 की कल्टीवेशन वाली लाइफ से सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मेरे पास हैं, वो मुझे याद है। तो वो कहता है तो फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक तो मेरे लिए यही रहेगी 9 हेल्स की रिफाइनमेंट आर्ट। इसकी मदद से मैं की रिफाइनमेंट स्टेज को आसानी से हासिल कर पाऊंगा। ब्रदर वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। वो कहता है अपनी उस नई टेक्निक की मदद से मैं बहुत ही जल्दी की रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा जो कि की रिफाइनमेंट की सबसे पहली स्टेज है। ब्रदर वो कहता है जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं तो हमारी इंजरीज बहुत ही तेजी के साथ हील होती हैं। जब वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से की पावर निकलती है और इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर एक तलवार निकलती है। वहाँ जो की पावर है वो स्वर्ड टाइप की पावर है। ब्रदर वो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसकी अपनी तलवार है। वो कहता है ये तो मेरी स्टार स्वर्ड है। ब्रदर वो कहता है लेकिन ये वाली स्टार स्वर्ड ये की रिफाइनमेंट स्टेज के ऊपर तो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी। लगता है कि पास मेमोरीज से ये वाली स्वर्ड अभी तक मेरे पास है या फिर मेरी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी दूसरे कल्टीवेटर ने इसको देख लिया तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ब्रदर वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उससे कहता है स्टार स्वर्ड मुझे तो लगा था जब उन लोगों ने मेरे पर अटैक किया तो उन लोगों ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया होगा, लेकिन तुम तो अभी तक मेरे साथ हो और इस दुनिया में मेरे पास वापस आ गई हो। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है उसी वक्त उसकी तलवार टूट जाती है और उसके हाथ में सिर्फ उसका हैंडल ही रह जाता है। ब्रदर वो कहता है मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि मैंने वहाँ पर तुम्हें यूज करते हुए बहुत ही जबरदस्त फाइट की थी। तुम्हें भी तो बहुत ज्यादा इंजरीज हुई होंगी, इसी वजह से तुम टूट गई और अब सिर्फ तुम्हारा हैंडल ही बचा है। तो अपनी तलवार के टूटने के बाद उसके टूटे हुए टुकड़ों को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है की रिफाइनमेंट स्टेज पर। ब्रदर वो कहता है अब जबकि मेरी इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी है तो मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए। उठ कर खड़ा होता है और सामने वाली दीवार की तरफ पंच करते हुए एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कल्टीवेशन की पावर आई है या नहीं। की को रिलीज करता है तो दीवार के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाता है। ब्रदर वो कहता है यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को घुमाया है, ये कार्डिनल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी सारी की पावर थी। फिर साथ ही ब्रदर वो कहता है टियान को लगता है कि मैं और मेरे डैड उसके सामने अपने घुटने टेकर उससे माफी मांगेंगे। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझसे माफी मंगवा कर दिखाए। नेक्स्ट सीन गार्डन का दिखाया जाता है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और एक पेड़ की डाली के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वो वहीं पर बैठकर भी कल्टीवेट कर रहा होता है ताकि वो नेचर की प्योर की पावर को बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। फिलहाल के लिए तो इसके लिए ज्यादा जरूरी यही है कि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता जाए। वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है। उसे वहाँ से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिलती है। ब्रदर वो कहता है हालांकि अर्थ के ऊपर जो की पावर है ये काफी ज्यादा कम है लेकिन फिर भी की रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा पावर काफी रहेगी। इतनी एनर्जी के साथ मैं फर्स्ट लेवल को अचीव कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड स्टेज को भी अचीव कर पाऊंगा। वहीं पर पेड़ के ऊपर ही बैठा होता है कि उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है। उसका एक मोटू दोस्त होता है, उसके सामने 3 गुंडे खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है ब्रदर वो यहाँ पर नहीं है, सभी को गार्डन में लेकर आया होता है। वो उनसे कहता है ब्रदर वो को अक्सर इस गार्डन में आना बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर गार्डन में लेकर आया हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पर भी नहीं है। तुम लोग उससे मिलने के लिए कल यहाँ पर आ जाना, अब तक तो मैं ब्रदर वू को तुम्हारे लिए ढूंढ ही लूंगा। तो वो गुंडे आगे से काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं मोटू लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे हो, तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर गार्डन में लेकर है जबकि ब्रदर वू यहाँ पर है ही नहीं। मोटू के साथ एक छोटा कुत्ता भी होता है जिसका नाम हस्की होता है, वो उनके ऊपर भौंक रहा होता है। तो ये डॉग हमारे ब्रदर वू का है। तुम्हारा वूफू भी पेड़ की डाली के ऊपर से उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है ये मोटू तो मेरा दोस्त है, यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम में ये मेरे साथ ही रहता है, इसका नाम वैंग मैंग है। ये सिर्फ मेरा रूममेट नहीं बल्कि मेरा इकलौता दोस्त है, इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही एक मेरा दोस्त है। तो मोटू उन गुंडों से कहता है मेरे ब्रदर वू को भी पिछली चोटें ठीक नहीं हुई, तुम लोगों ने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, इसलिए प्लीज मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ कि मेरे ब्रदर वू को इस बार माफ कर दो। मेन गुंडा उस मोटू से कहता है तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि टियान हाउ उस वक्त इतने गुस्से में नहीं था, वरना वो तुम्हारे ब्रदर वू की टांगे तोड़ देता। अरे ब्रदर वू को क्या जरूरत पड़ी थी सिस्टर इन लॉ के सामने, यानी कि हमारी भाभी के सामने इतना ज्यादा टफ एक्टिंग करने की। तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा टियान हाउ ब्रदर वू को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो उनमें से एक गुंडा आगे बढ़ता है और मोटू को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो मोटू नीचे गिर जाता है। मोटू के नीचे गिरने के बाद हस्की उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, साथ ही उनके ऊपर भौंक रहा होता है। तो मेन गुंडा अपना बैट उठाता है और कहता है लगता है कि तुम्हें भी मार खानी है। जैसे बैट के साथ उस डॉगी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मोटू उसको कवर कर लेता है और कहता है प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो, ये तो बस बेचारा एक बैट है। मोटू उन लोगों से कहता है तुमने लास्ट टाइम हमारे ब्रदर वू को बहुत ही बुरी तरह से
पीटा था वो अभी भी बिस्तर के ऊपर आराम कर रहा है। अगर तुमने इस बार और उसे पीटा तो वो नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा। गुंडा उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि वो अपने रूम में है, फिर भी तुम हमें यहाँ पर इस गार्डन में लेकर आए, इसका मतलब यह है कि तुम भी हमसे मार खाना चाहते हो। वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस मोटे से बैंगन का भरता बना दो। तो एक गुंडा जल्दी से जंप करते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे से पंच मारता है तो उसका पंच वहीं पर रुक जाता है क्योंकि हमारा ब्रदर वो वहाँ पर एंटर हुआ आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसके हाथ को मोड़ते हुए उसकी हड्डियां तोड़ रहा होता है, जिससे वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है। के साथ ही ब्रदर वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। फिर साथ ही ब्रदर वो उनको यहाँ पर वार्निंग देता है और कहता है सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी फर्स्ट एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कुछ गुंडे हमारे ब्रदर वू को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसके दोस्त मोटू के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ब्रदर वू वहीं पर उतर आता है और उसके पंच को रोकते हुए एक लड़के के ऊपर अटैक करता है और उनसे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू से कहता है ब्रदर वू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था, तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए था, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। गुंडे उसे कहते हैं मोटू क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ से भाग कर जा सकता है, हम इसे यहाँ से भागने कैसे दे सकते हैं, इसने तो यहाँ पर अटैक करते हुए मेरे एक दोस्त को भी जख्मी कर दिया है, तो हम लोग पक्का इसको मार डालेंगे। मोटू फिर से ब्रदर वू से कहता है वूफू प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको रोका रखता हूँ। जबकि हमारा वूफू से कहता है मोटू तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे भागना चाहिए, नहीं आज इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। गुंडा जल्दी से अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और हमारे वूफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने नाइफ के साथ वूफू पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। मोटू भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ब्रदर वू से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो गए हो, तुमने ये नए मूव्स कहाँ से सीखे हैं। एक पंच खाने के बाद पीछे गिरता है तो बाकी के दो बचते हैं। मेन बॉस दूसरे से कहता है चलो मुझे फॉलो करो, हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं तो एक वाले के मुंह के ऊपर वूफू पंच मारता है जिससे वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि दूसरे वाले के हाथ में उसका बैट होता है। बैट वाला लड़का उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तक तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरा थे और हमसे बुरी तरह से मार खा रहे थे, अब अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। तब के हमारा ब्रदर वो अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है ये तो तुमने खुद ही कहा कि कुछ दिन पहले मैं कचरा था, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा, अब मैं कचरा भी नहीं रहा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो सामने की तरफ एक स्लैश लगती है, उस कमीने के सारे बाल कट जाते हैं। तो ये देखकर हंसना शुरू कर देता है। ब्रदर वो से कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रहा, चलो जल्दी से दफा हो जाओ। तो मेन गुंडा उसे कहता है मैं इस बात को याद रखूंगा और मैं दोबारा तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आऊंगा। वो तीनों भाई उठकर वापस की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि हमारा वूफू और मोटू भी वहीं पर खड़े होते हैं। इस वक्त उसका कुत्ता पीछे देखकर भौंकना शुरू कर देता है। हस्की जो कि पीछे की तरफ देखकर भौंक रहा होता है, वहाँ पर एक और कल्टीवेटर होता है। वो एक पत्ते को उठाता है और उस पत्ते के अंदर की पावर को इंसर्ट करने के बाद वूफू के ऊपर अटैक करता है। वूफू उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो पीछे की तरफ घूर कर देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसके पीछे एक सीनियर मास्टर होता है। वो उसे कहता है लिटिल ब्रदर तुम मेरे पास अगर पावर है तो तुम्हें यहाँ पर कमजोरों को बुली नहीं करना चाहिए। उसे यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई है, उसे लगता है कि वूफू उन लड़कों को बुली कर रहा था। तो सीनियर मास्टर उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मुझसे फाइट करो। अंकल उन तीनों लड़कों से कहता है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर से जाओ, आज के बाद ये लड़का तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेगा। वो तीनों मासूम बनने का नाटक करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। मोटू ब्रदर वू से कहता है ब्रदर वू मुझे लगता है कि इस अंकल को कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसे लगता है कि हम लोग इन्हें बुली कर रहे थे। तो वो उसे कहता है तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। मोटू से कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वो उसे कहता है ऐसी सिचुएशन में यहाँ से जाना बनता है जब हम लोग सामने वाले ओपोनेंट को हरा नहीं सकते, तुम जाओ मैं बाद में आ जाता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसके हस्की को उठाता है और वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो वो अंकल वूफू से कहता है तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम यहाँ पर ऑर्डिनरी इंसानों के साथ फाइट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात है। तो ब्रदर वो से कहता है सीनियर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं उन लोगों को बुली नहीं कर रहा था बल्कि वो लोग यहाँ पर मुझे बुली करने के लिए आए थे। तो सीनियर मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज के ऊपर हो। फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर एक आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता। ये तो लगता है कि यहाँ पर तुम ही उन लोगों को बुली कर रहे थे और वो पंच मारने के लिए उसके करीब पहुँचते हैं। जब वो उसे पंच मारते हैं तो हमारा वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही उसके हाथ को वहाँ पर ब्लॉक करते हुए कोहनी मारते
मारते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को इंसर्ट करता है, जिससे उसे झटका लगता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर को भी सेंस होता है। वो कहता है हालांकि ये की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ की रिफाइनमेंट से बहुत ज्यादा है। हमारे वुफू का सिर्फ एक ही पंच होता है जो कि उसके पेट में लगता है। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसने बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक किया है। मास्टर जब वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है तो हमारा वुफू वहीं पर सामने खड़ा होता है। तो वो सीनियर मास्टर कहता है ये क्या, ये तो इस मौके का फायदा नहीं उठा रहा, हालांकि मैं जख्मी हूँ, ये इस वक्त मेरे पर अटैक करके मुझे फिनिश कर सकता है। पता है कि मैंने यहाँ पर वाकई में इसको गलत समझ लिया, ये ठीक ही कह रहा था, ये एक अच्छा लड़का है। हमारा वुफू उसकी बॉडी की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है इस सीनियर मास्टर का लेवल मुझसे 2 लेवल के हिसाब से हायर है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल इंजरी है जिसकी वजह से ये अपनी फुल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा। तो सीनियर मास्टर हमारे वुफू की तरफ देख रहा होता है और कहता है लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया कि जहाँ पर मेरी बॉडी इंजर्ड है। तो वुफू जल्दी से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे जाने के बाद वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। असल में वो अटैक नहीं कर रहा बल्कि उसकी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी एनर्जी को इंसर्ट करके। वुफू जब अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो उसे महसूस होता है कि इसकी मेरिडियंस काफी हद तक इंजर्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा। बड़ी देर के बाद उस मास्टर को भी महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो मेरिडियंस हैं वो हील हो चुकी हैं। अब वो काफी हद तक एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर पा रहा है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक की रिफाइनमेंट स्टेज का एक छोटा सा कल्टीवेटर है, फिर इसने मेरा इलाज कैसे किया, इसने मेरी मेरिडियंस को क्योर कैसे किया। ये सीनियर मास्टर काफी अमीर बंदा भी है, तो इसके साथ इसके गार्ड्स भी होते हैं। वो गार्ड्स भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं बोस बोस क्या तुम ठीक हो। हमारे वुफू ने इसके ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से सीनियर मास्टर के मुंह से ब्लड निकला था और उसके होंठों पर ब्लड लगा होता है। वो गार्ड जैसे ही आकर अपने बॉस की तरफ देखते हैं तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो चिल्लाकर कहते हैं लगता है कि यही वो लड़का है जिसने हमारे बॉस को जख्मी किया है, हमारे बॉस के मुंह से ब्लड निकल रहा है, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे चारों तरफ से घेर लो। वो तीनों चारों गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और हमारे वुफू को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जबकि वुफू उनसे कहता है क्या तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने इसको मारा है। साथ ही अपने हाथ के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसे लगता है कि इनसे भी फाइट करना पड़ेगी, तो उनमें से एक गार्ड जल्दी से अपनी गन निकालता है और कहता है ये तो एक कल्टीवेटर है, लगता है इसे शूट करना पड़ेगा, और वो जल्दी से उसके ऊपर गोली चला देता है। तो जैसे वो ब्रदर वो के ऊपर गोली चलाता है, हमारा ब्रदर वो उसकी गोली को भी अवॉइड कर लेता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गार्ड कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट कल्टीवेटर है, पता क्या ये तो बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। ऐसे हमारा वुफू उस गार्ड को पंच मारने लगता है तो उसका बॉस उसे कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से पीछे हटो। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। वो खुद ही आगे बढ़ता है और अपने गार्ड को थप्पड़ मारते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर तुम ओपन फायर कर सकते हो, तुमने बेचारे लड़के के ऊपर गोली चला दी। साथ ही वो हमारे वुफू को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ, तुमने मेरी इंजरीज को हील किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर से मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उस बॉस के गार्ड सभी भी उसे कह रहे होते हैं कि बॉस तुम इस लड़के के सामने अपनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, तुम सीनियर हो और ये तो सिर्फ एक की रिफाइनमेंट का कल्टीवेटर है। कि हमारा वुफू से कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दी। अगर तुम किलिंग इंटेंट को रिलीज करते तो यहाँ पर अलग स्टोरी होती, मैंने तुम्हें मार दिया होता। वो सीनियर उसे कहता है लिटिल ब्रदर तुम तो काफी अच्छा मजाक करते हो। वुफू से कहता है ये कोई मजाक नहीं था, मैंने वाकई तुम्हें मार देना था। सीनियर मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है, इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन इसकी कल्टीवेशन की पावर ज्यादा है। सीनियर मास्टर उसे कहता है लिटिल ब्रदर चलो मैं जहाँ पर तुमसे एक और बात शेयर करता हूँ। वो उसे कहता है मेरी एक बेटी है और उसकी मेरिडियंस भी ब्लॉक हो चुकी है, उसकी एनर्जी को किसी ने सील कर दिया है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे कल्टीवेटर्स को उसे दिखाया है लेकिन कोई भी उसकी एनर्जी के ऊपर लगी हुई सील को नहीं हटा पाया। एक गार्ड अपने बॉस से कहता है बॉस आप एक छोटे से लड़के से ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारी यंग मिस की जो मेरिडियंस ब्लॉक्ड है वो एक ऐसी इंजरी है जिसको पुराने मास्टर भी हील नहीं कर पाए। आपको पता है कि हम जान एक्सपर्ट को भी लेकर आए थे, वो भी इसको ठीक नहीं कर पाए। ना इस लड़के की तरफ देखकर मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक ठग दिखाई देता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, ऐसे किसी को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहिए। साथ ही वो गार्ड आगे बढ़ता है और हमारे वुफू से कहता है हम लोग एक ग्रैंड मास्टर को बुला कर लाए थे, वो भी हमारी मिस की मेरिडियंस को ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारे जैसा एक की रिफाइनमेंट स्टेज का लड़का तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे, तुम हमारे बॉस को यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे पैसे एड़ने के चक्कर में होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उसका बॉस उसके कंधे पे हाथ रखता है और उस गार्ड से कहता है कूफ कहेंगे यहाँ पर तुम फिर से एरोगेंटली एक्ट कर रहे हो, यहाँ पर बॉस कौन है, तुम हो या मैं हूँ? क्या तुम इतने बड़े कल्टीवेटर बन गए हो कि तुम सामने वाले को पहचान सकते हो कि वो एक अच्छा कल्टीवेटर है या नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ पर साइड पर खड़े हो, जो तुम्हारा काम है सिर्फ वही करो। तो वो वहाँ पर खास कर उनकी इंटेंशन अपनी तरफ लाता है, सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर अंकल उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे सामने मैं फिर से इम्पोलाइटली पेश आ रहा था लेकिन मेरे गार्ड्स ऐसे ही हैं। वुफू से कहता है लेकिन मैंने इस बात के लिए एग्री किया ही नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी को हील करने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा। जबकि वो वाला गार्ड फिर से चिल्लाकर ब्रदर वू को गाली देता है और कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं अपनी यंग मिस को ट्रीट करने के लिए और तुम हमारे साथ इतनी बुरी तरह से बात कर रहे हो।
बॉस फिर से उसे घूर कर देखता है वो वहीं पर खामोश हो जाता है। तो बॉस हमारे वुफू से कहता है, लिटिल ब्रदर, पता है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है लेकिन तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है। इस एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए की पावर बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ नहीं बढ़ा पाओगे। वुफू से कहता है, हाँ ये बात तो सच है कि जहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कम है। बॉस उसे कहता है, मेरे पास एक विला है जो कि टियानफू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर अपने आप को कल्टीवेट करवा सकते हो। वहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। ब्रदर वू से कहता है, ये वाला आइडिया मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बाकी में वहाँ पर डेंस कल्टीवेशन की पावर है तो फिर मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। बॉस उसे कहता है, वो विला काफी ज्यादा दूर जंगल में है, इसी वजह से वहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। तुम वहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकते हो। अगर तुमने मेरी बेटी को हील कर दिया, अगर तुमने मेरी बेटी की मेडियंस को अनब्लॉक कर दिया तो वो विला तुम रख सकते हो। तुम जब चाहे वहाँ पर जाकर कल्टीवेट कर सकते हो। अलावा भी अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो से कहता है, ब्लॉक मेरिडियंस को खोलना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बॉस उसे कहता है, फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं विला के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आऊंगा। वो अपने पास से अपना नंबर निकालता है, उसे कहता है, ठीक है ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना जब तुम अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाओ। तो वुफू अपना नंबर वहाँ पर फेंक कर चला जाता है, जबकि वो गार्ड काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, अगर तुम हमारे यंग मिस को हील नहीं कर पाए तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सीनियर मास्टर ब्रदर वू को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी की मेडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं और तुम्हें उसका इलाज करना होगा। इसके बदले में वो तुम्हें अपना विला देगा जहाँ पर हमारा ब्रदर वू बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर की पावर ज्यादा डेंस है। ब्रदर वू अपना नंबर उसे दे जाता है और उसे कहता है, ठीक है फिर मुझे कॉल कर लेना। तो वापस अपने डॉर्म रूम की तरफ आ जाता है। तो ब्रदर वू वापस अपने डॉर्म रूम में आ रहा होता है। तो उसी वक्त उसे कॉल आती है। वो कॉल को पिक करता है तो वो गुंडे की कॉल होती है जिसने अपने गुंडों को यहाँ पर इसे मारने के लिए भेजा था। तो वो गुंडा हमारे ब्रदर वू से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। मैंने तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे कुत्ते दोनों को किडनैप कर लिया है और वो इस वक्त हमारे पास है। पता है कि कहाँ पर आना है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, हमसे माफी की भीख मांगो और मार खाओ, उसके बाद तुम उनको लेकर जा सकते हो। साथ ही वो कॉल को कट कर देती है। तो हमारा ब्रदर वू सोच रहा था, मैं तो वैसे भी इसी बारे में सोच रहा था कि वो ये मुझे कहाँ पर मिलेंगे ताकि मैं इस किस्से को एक ही बार में निपटा दूं, जबकि इसने खुद ही मुझे बता दिया है कि ये कहाँ पर है। तो लगता है कि मुझे वहाँ पर इससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन उनके क्लब रूम का दिखाया जाता है। तो ये लोग अपने क्लब रूम में बैठे होते हैं। वो की पुरानी गर्लफ्रेंड उसके साथ उसका गुंडा दोस्त बैठी होती है। उनके काफी गार्ड्स भी होते हैं। दरवाजे के ऊपर 2 बुली लड़के खड़े होते हैं। उन दोनों के हाथ में बैट्स होते हैं। उन दोनों लड़कों में से एक बैट वाला लड़का कहता है, अगर एक बार हमने अपने लोहे के बैट के साथ उसको बहुत ज्यादा पीट दिया तो चाहे उसके पास आयरन की बॉडी क्यों ना हो, भी यहाँ से लंगड़ा लूला होकर ही वापस जाएगा। दूसरे वाला गुंडा कहता है, बॉस आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, जब हम उसको पीट रहे होंगे तो उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलेगा, कहीं आपके महंगे कपड़े गंदे ना हो जाएं। बॉस भी वहाँ पर बड़े ही आराम से बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और उनसे कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और यहीं पर उसके मोटू दोस्त और साथ में उनके डॉग को भी दिखाती हैं। उन्होंने उन दोनों के मुंह के अंदर कागज ठूंसा होता है ताकि वो लोग यहाँ पर आवाज न करें। तो थोड़ी देर के बाद हमारा ब्रदर वो वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है तो बैट वाला गुंडा अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसने बड़े जोर के साथ बैट को घुमाया होता है। हमारा ब्रदर वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी कलाई के साथ उसके बैट को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसका बैट भी वहाँ पर बेंड हो जाता है। इसी के साथ ही ब्रदर वो अपने हाथ को घुमाते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़का उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार में जाकर पटकता है। ये देखकर तो बॉस और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाकर उसे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक तो तुम बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे मार खाने के बाद, आज तुम बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हो गए हो। ब्रदर वो से कहता है, ये तो कल की बात थी, आज तो अलग बात है। टियान हाउ बॉस के साथ उसके जो साथी होती है वो उसे कहते हैं, बॉस टियान हाउ, हमें लगता है कि इस लड़के ने अपने कपड़ों के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर कोई आयरन का प्लैंक छुपाया हुआ है, यानी कि लोहे का टुकड़ा छुपाया हुआ है। ये लोहे के बैट को इस तरह कैसे ब्लॉक कर सकता था। ये लड़का यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। तो ब्रदर वो भी उनसे कहता है, तो तुम लोग इसको ऐसे ही समझ लो, हाँ मैंने अपने कपड़ों के अंदर एक आयरन प्लैंक छुपाया हुआ है, इसी वजह से मैं इतना टफ हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक से कचरे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि वो यहाँ पर आयरन के बैट को रोक सके। हमारा ब्रदर वो सीधा अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। तो उसका मोटू दोस्त सोच रहा होता है, तो फाइनली इसको मेरी परवाह है, इसी वजह से ये मुझे
बचाने के लिए आया है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मोटू को लगता है कि उसके मुंह से पहले रुई निकालेगा या फिर कागज जो भी है। तो सीधा अपने डॉग के पास चला जाता है। वो हस्की के मुंह के अंदर से उस कागज को बाहर निकालता है। तब बेचारे मोटू का दिल टूट जाता है। उसे तो लगा था कि वो पहले उसे बचाएगा। वो रोना शुरू कर देता है। फिर वो साथ ही मोटू के मुंह के अंदर से भी कागज को निकालता है। तो वो वहाँ पर अपने दोस्तों के पास बैठा होता है। उसी वक्त हाउटियन का प्रोफेशनल गार्ड आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है। तो हमारा ब्रदर वूप जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो उठता हुआ पीछे वाली टेबल के पास जाकर गिरता है और उसको किक मारने के बाद हमारा वूफ उठ कर खड़ा हो जाता है। बॉस टियान हाउ कहता है, तो इसका मतलब तुम थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हो, तो चलो ठीक है यहाँ पर फाइट देखते हैं। साथ ही वो चुटकी बजाता है तो वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं। हाउटियन उसे कहता है, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, जाओ जाकर इसका बैंगन का भरता बना दो। और सारे गार्ड्स जल्दी से हमारे ब्रदर वू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्रदर वू कहता है, लगता है कि तुम सभी को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर ठीक है। वो अपने हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को गैदर करता है। वो अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उनमें से एक गार्ड के ऊपर अटैक करता है। वो गार्ड जो कि भागते हुए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये कल्टीवेटर है। जब वो अपनी की पावर को वहाँ पर रिलीज करता है तो वो की पावर काफी ज्यादा प्रेशर वाली होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर से उनके कपड़े भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी के सभी गार्ड जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। तो ब्रदर वो हमारे हाउटियन से कहता है, तो आप मुझे बताओ क्या तुम में से किसी और को भी मुझसे फाइट करनी है? बॉस हाउटियन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही सारे लाते हुए कहते हैं, नहीं हमें तुमसे फाइट नहीं करनी। तो ब्रदर वो हाउटियन से कहता है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे बताओ क्या हम लोग अपने दोनों का मसला निपटा लें? हमारा मोटू पीछे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, क्या ये वाकई में वही ब्रदर वो है जिसको मैं जानता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और मार खाता था? हस्की से कहता है, हस्की क्या तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमारा वही वूफू है? हस्की ऊपर की तरफ मुंह करते हुए एक जोरदार रोल लगाता है। तो ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड वूफू से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स आ गए हैं तो तुम काफी बड़े हाई माइटी बन गए हो? ऐसी बात नहीं है, एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। जबकि उसके साथ खड़ा बॉस टियान हाउ उसे चिल्लाकर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम इसे गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तो इस बात से वो गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कचरे से डर कर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। ये बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे तो लगा था कि इसके साथ रहने से मुझे काफी फायदा होगा। तो हमारा ब्रदर वो उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है क्योंकि उसी वक्त उसका हस्की उसकी गर्लफ्रेंड के पाँव के ऊपर आकर सुसु कर रहा होता है। तो जैसे ही हस्की उसके पाँव के ऊपर सुसु करने के बाद वहाँ से साइड पर हटता है, उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और एक और कल्टीवेटर लड़की वहाँ पर आ जाती है। ये छोटी लड़की एक कल्टीवेटर है क्योंकि ये सारे के सारा इलाका इस लड़की के अंदर आता है, क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से वो अंदर आती है और कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई हमारे इलाके में आकर मुश्किल क्रिएट कर रहा है। हमारा ब्रदर वो उस लड़की की तरफ घूर कर देखता है। जब वो उसकी तरफ घूर कर देखता है तो साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो डबल हैमर मार्शल स्पिरिट होती है और डबल हैमर मार्शल स्पिरिट कोई ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। देखकर वो हंस रहा होता है, जबकि वो लड़की भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रहा है। लड़की उसकी मार्शल स्पिरिट की तरफ देखती है। वो जब उसकी मार्शल स्पिरिट देखती है तो उसे पता चलता है कि इसके पास एक टूटी हुई तलवार की मार्शल स्पिरिट है, जिसकी वजह से वो भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है, लड़का जिसके पास टूटी हुई तलवार की मार्शल स्पिरिट है और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ की रिफाइनमेंट्स के फर्स्ट स्टेज के ऊपर है, ये यहाँ पर इतना कुछ कैसे कर सकता है? तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे ब्रदर वू से कहती है, तुम्हारे जैसा एक छोटा लड़का भी यहाँ पर आकर इतना ज्यादा रकस क्रिएट कर रहा है, जिसके पास टूटी हुई तलवार की मार्शल स्पिरिट है और साथ में उसकी स्टेज भी की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर है। वो टियान हाउ आगे बढ़ता है, छोटी लड़की से कहता है, यही लड़का है, इसी ने मेरे बहुत सारे गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। वो भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। उसी वक्त हस्की फिर से आगे बढ़ता है और जाकर उसके पाँव को चाटना शुरू कर देता है। इससे वो लड़की कहती है, ये क्या, इस गंदे डॉग को मुझसे दूर करो। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और बड़ी स्पीड से जंप करते हुए हमारे ब्रदर वू को पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाती है। वो कहता है, इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है। जल्दी से अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके पास उनका डबल हैमर मार्शल स्पिरिट है। वो जब उसे पंच मारती है तो उसके दोनों बाजू जख्मी होते हैं। तो वो पंच खाने के बाद पीछे की तरफ हटता और कहता है, ये लड़की, इसका लेवल मुझसे अप है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है। उसकी गर्लफ्रेंड सोच रही होती है कि इसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, ये कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वूफू भी एक कल्टीवेटर है, इसी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? तो छोटी लड़की फिर से जंप करती है और इस बार वो हमारे वूफू को किक मारने लगती है। वो जंप करते हुए किक मारती है और कहती है, बस भी करो, चुपचाप मुझसे मार खा लो। तुम्हारे वूफू के पास क्योंकि काफी सारे स्किल्स हैं, वो जब देखता है कि वो उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ रही है, उसका पाँव ऊपर की तरफ होता है, तो वूफू नीचे की तरफ से पीछे की तरफ बढ़ता है। अपने हाथ के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंजा लगाता है, जिससे वो उसकी पावर्स को वहाँ पर सील कर देता है। जैसे ही वो उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंच मारता है, टियान हाउ और उसके साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, वो दोनों इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मोटू ने भी अपनी
आंखों को वहाँ पर कवर किया होता है, जबकि छोटी लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि उसने उसकी तशरीफ के ऊपर पंच क्यों मारा है। वो अपने बम के ऊपर हाथ रख के खड़ी होती है और उसके बम के अंदर से काफी सारा धुआं निकल रहा होता है। वो उसे गालियां देते हुए कहती है, ठरकी कमीने कहेंगे, ये तुमने क्या किया? हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हो और तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रहे हो। साथ ही वो पीछे की तरफ घूमती है। अब ब्रदर वू की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन जब वो पंच मारती है तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी पावर सील हो चुकी है। वो भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है, जी क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर पा रही? जब वो छोटी लड़की पीछे की तरफ घूमकर देखती है तो उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंजे का निशान बना होता है, यानी कि हमारे ब्रदर वू ने उसकी कल्टीवेशन को वहाँ पर सील कर दिया है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी कल्टीवेशन को सील कैसे कर सकता है? तो जैसे वो सामने की तरफ घूमती है, ब्रदर वू अपने पंच को सामने की तरफ कर रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये उसको पंच मारने लगा है, लेकिन वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और एक छोटी बच्ची की तरह उसके सर के ऊपर टैप करता है। वो उसे कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ठरकी कहेंगे तो जल्दी से मेरी पावर्स को अनलॉक करो, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ब्रदर वूफू से कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन सील ही रहेगी। छोटी लड़की के साथ निपटने के बाद वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। टियाना उसे कहता है, लड़की अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। साथ ही वो बेचारा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि अब वो इसका और तो कुछ कर नहीं सकता। वो जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो छोटी लड़की फिर से भागते हुए दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और ब्रदर वू से कहती है, तुम यहाँ पर रुकस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी मू फैमिली की टेरिटरी है। मेरी जू फैमिली में तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है, तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इन लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया था। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहा हूँ? तुम्हें कोई शक है तो तुम इन लोगों से पूछ सकती हो। उसे गार्ड्स की तरफ इशारा करता है और कहता है, जाओ जाकर उनसे पूछो कि यहाँ पर ये सारा मसला किसने क्रिएट किया है। फिर साथ ही वो घूर कर उनकी तरफ देखता है और कहता है, चलो जल्दी से इस यंग मिस को बताओ कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया है। तो इनमें से एक गार्ड कहता है, हाँ ये सब कुछ बॉस टियानहाउ की वजह से हुआ है। बॉस टियानहाउ ने इसके दोनों दोस्तों को किडनैप किया था। उसके बाद बॉस ने हमें ऑर्डर्स दिए थे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के। ये सुनने के बाद वो छोटी लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और बॉस टियानहाउ से कहती है, क्या तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला? तुमने तो कहा था कि ये लड़का तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है और तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है, छोटी लड़की को पीछे कर देता है और जाकर टियानहाउ के सामने खड़ा कर उसे कहता है, तो क्या तुम मुझसे माफी मांगोगे? टियानहाउ आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे, मैं और तुमसे माफी मांगो। वो ये वाली बात करता है, हमारा वूफू उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। इस बात से टियानहाउ और भी गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा बाप मेरी फैक्ट्री में टॉयलेट साफ करने का काम किया करता था? मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ ही हमारा वूफू उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारता है। ब्रदर वो उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, जब भी तुम बदला लेना चाहो मुझे ढूंढ लेना, क्योंकि मैं कौन सा यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से माफी मांगे बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। तो क्या ये इससे माफी मांगेगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्रदर वू की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वो बॉस हाउटियान के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है माफी मांगो, लेकिन वो उसे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा? वो फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हें मुझसे बदला लेना हुआ तो बाद में किसी वक्त आके ले लेना, लेकिन फिलहाल के लिए माफी मांगे बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वो छोटी लड़की भी बॉस टियानहाउ से कहती है, तुमने यहाँ पर हमारी जू फैमिली की टेरिटरी में ये सब कुछ गलत काम किया है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर माफी तो मांगनी पड़ेगी। चलो जल्दी से इस लड़के से माफी मांगो, इस मसले को हल करो, यहाँ से दफा हो जाओ। टियानहाउ उसे कहता है, ठीक है मैं कहता हूँ। और वो हमारे वूफू से कहता है, ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जब वो सॉरी बोल देता है तो वूफू से कहता है, ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। टियानहाउ वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो उसे कहती है, रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वो जाकर उसका बाजू पकड़ती है तो बॉस टियानहाउ उसका बाजू छुड़वा देता है और कहता है, दफा हो जाओ, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रहने वाला, अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं रहा। और वो गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लड़की बेचारी वहीं पर रह जाती है और सोच रही होती है, पहले मैं ब्रदर वू की गर्लफ्रेंड थी, मैंने इसको इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब था और इसके पास ज्यादा कुछ भी नहीं था और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। मैंने टियानहाउ को इसीलिए चूज किया था क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है, इसका बाप बहुत ज्यादा अमीर है। ये सब कुछ इस वूफू कमीने की वजह से हुआ है। इसने यहाँ पर मेरे पास से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड साबित हो सकता था। साथ ही वो वूफू को वहाँ पर खड़े होकर गालियां दे रही होती है, जबकि हमारा वूफू वहीं पर खड़े छींके मार रहा होता है और कहता है, लगता है
है कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। उसके गर्लफ्रेंड और बॉस के वहाँ से चले जाने के बाद वो उस छोटी लड़की से कहता है, हैमर गर्ल, हमारी अभी भी एक क्लास है, इसी वजह से अब हमें जाना होगा, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जा रहे हैं। और साथ ही वो बाय बोलकर उसे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो छोटी लड़की वहीं पर खड़ी रह जाती है। और वो थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद भागती हुई बाहर निकलती है और उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? अभी तक मेरी कल्टीवेशन को अनसील नहीं किया, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ और मेरी कल्टीवेशन को अनसील करो। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, उसे महसूस होता है कि वो दोबारा से अपनी की पावर को यूज कर रही है। उसी वक्त वो सोच रही होती है, क्या ये लड़का वाकई में की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर था? ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही उसे याद आता है कि कैसे हमारे वुफू ने उसकी बम के ऊपर हाथ लगाया था। फिर साथ ही वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ठरकी और कुछ भी नहीं। एक सीन हमें एक क्लब का दिखाया जाता है, एक स्नूकर क्लब का, जहाँ पर बॉस टियान हाउ मार खाने के बाद अपने बड़े भाई के पास वापस आता है। तो वहाँ पर काफी सारे टपोरी गुंडे होते हैं। वो सभी उसे कहते हैं, बॉस टियान हाउ, ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया? लगता है कि तुम किसी ने मार खाकर आए हो। किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कि तुम्हारे ऊपर हाथ डाल सकता है? अपने बड़े भाई के पास आता है और उसे कहता है, बॉस बियाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे किसी को सबक सिखाना है। तो बॉस बियाओ से कहता है, ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को किसी ने जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बुली किया है, क्या उसे इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? लगता है कि वो लड़का ही टियान गैंग को नहीं जानता। तो टियान हाउ बॉस बियाओ से कहता है, उस लड़के के पास तो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो एक कचरा है, वजह से उसे मेरे भाई के बारे में कैसे पता होगा? उसे नहीं पता मेरा भाई कौन है। मैं इस बारे में अपने बड़े भाई से बात नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मसले को खुद डील करो। मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को पकड़ने के बाद डायरेक्टली उसकी जान मत लेना, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का दिखाया जाता है। वुफू अपनी क्लासरूम में वापस आता है। जब वो अपनी क्लासरूम में अपनी सीट के ऊपर आकर बैठता है, वुफू अपने पुराने दुश्मनों के बारे में सोच रहा था। वुफू कहता है, मेरे दुश्मन ये आम से लोग नहीं है, बल्कि वो पावरफुल कल्टीवेटर हैं, जो कि दूसरे राम से हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लगता है कि इस वक्त वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन आर्ट्स को मास्टर कर रहे होंगे। मैं फिलहाल के लिए उनसे बदला लेने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास तो भी कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर वुफू के पास उसकी क्लास से कुछ और लड़के आते हैं। वो उसे कहते हैं, वुफू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्लासरूम में वापस आने की? ब्रदर वो उनसे कहता है, मैं इस क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा तो फिर मैं कहाँ पर जाऊंगा? तो वो तीन लड़के होते हैं और वो तीनों ही बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स हैं। वो उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि ब्रदर टियान वो हमारी बास्केटबॉल क्लब का एक मेंबर है और तुमने उसके साथ बुरा किया, तुमने उसको ऑफेंड किया है, अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। यहीं पर बाकी क्लास मेंबर सोच रहे होते हैं, जब से ये कचरा हमारी क्लास में आया है, हमारी क्लास कभी भी शांत नहीं रह पाई, हमेशा कोई न कोई से बुली करने के लिए यहाँ पर आता है और हम सभी लोग भी इसमें रगड़े जाते हैं। पर इसने टियानवू से पंगा ले लिया है। अगर इसने टियानवू से माफी नहीं मांगी तो फिर से इस बेचारे को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी और साथ में हम सभी लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग आकर यहीं पर शोर मचाते हैं। तो ब्रदर वो उन लोगों से कहता है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? मैं उसको ऑफेंड किया था, बताओ तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो वो लड़के हमारे वुफू से कहते हैं, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा, या तो हमसे माफी मांगो या फिर अपनी पूरी क्लास के साथ हमारे साथ आओ और आकर हमारे साथ बास्केटबॉल का एक मैच खेलो। सभी लड़के चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये क्या तुम हम सभी लोगों को इसमें क्यों घसीट रहे हो? हमारा इस सब बात से क्या ताल्लुक है? इस लड़के ने टियानवू को ऑफेंड किया था, तो हम सभी लोग तुम्हारे साथ बास्केटबॉल क्यों खेलेंगे? तो वो लड़के वुफू से कहते हैं, तुमने सुन लिया ना कि तुम्हारी क्लास का कोई भी लड़का तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है, इसी वजह से तुम्हें अकेले हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना होगा। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो हम तुम सभी को छोड़ देंगे, अगर तुम नहीं जीत पाते तो तुम पूरी क्लास वालों को हमसे माफी मांगना होगी। तो मोटू अपने दोस्त से कहता है, ब्रदर वो तुमने आज से पहले कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेली, तुम इनकी इस शर्त के लिए एग्री मत करना है, हम इनसे माफी मांग लेते हैं, यहीं पर अपने मसले को सुलझा लेते हैं। वुफू से कहता है, मोटू आराम से बैठ जाओ, बास्केटबॉल कौन सा मुश्किल है, हम लोग इनके साथ खेलेंगे। वो लड़के उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो फिर ठीक है, इसका मतलब तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेलोगे, तो हम लोग पुराने रूल्स के साथ खेलेंगे। अगर तुम यहाँ पर बास्केटबॉल मैच में हार जाते हो तो तुम्हें मुझे अपना फादर कहना होगा सभी लोगों के सामने। वो से कहता है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम्हें मुझे अपना फादर कहना पड़ेगा। वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, दिन में सपने मत देखो, हम लोग बास्केटबॉल क्लब से हैं और तुमने कभी बास्केटबॉल खेली भी नहीं, तुम्हें हमें अपना डैड कहना पड़ेगा। और सभी लड़के हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है बास्केटबॉल क्लब का। यूनिवर्सिटी के बाकी क्लासेस के लड़के भी उसी तरफ ही जा रहे होते हैं, वो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं, हमने सुना है कि वुफू ने इस बार टियानवू से पंगा लिया है, कि बास्केटबॉल क्लब का एक मेंबर है और उन लोगों ने इसको चैलेंज किया है, तो आज इन दोनों के आपस में बास्केटबॉल मैच होने वाला है। सभी लोग वहीं पर चलते हैं और जाकर मैच को देखते हैं। तो ब्रदर वो अपने मोटू को अपने साथ लेता है और उसके साथ तीनों लड़के होते हैं। ये 5 लोग उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। तू अपने दोस्त से कहता है, ब्रदर वो हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हारने के बाद भी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। वो से कहता है, बस शांत हो जाओ, अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो वो सभी बच्चे जो कि कोर्ट के बाहर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं, वुफू के साथ एक मोटा सा गोलू है और उसके साथ 2 ड्वार्फ बोने हैं। इन सभी लोगों के साथ मिलकर जहाँ पर इस बास्केटबॉल मैच को जीत पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ
से जू जुन है, जो कि हमेशा गोल करता है और ये अपनी टीम का सबसे बेस्ट और ऊपर से टीम का कैप्टन भी है। फादर बास्केटबॉल टीम के मैनेजर भी है। मैं नहीं लगता कि ये वुफू को यहाँ पर जीतने देंगे। तो जू जुन हमारे वुफू से कहता है, मेरा नाम जू जुन है और इस नाम को याद रखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ और हारने के बाद तुम्हें मुझे अपना पापा कहना पड़ेगा। जू जुन काफी हैंडसम भी है और पहले से बास्केटबॉल खेल रहा है, तो उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लड़कियां उसके नाम के नारे लगा रही होती हैं। काफी सारे लोग वहाँ पर बाहर पर बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक कहता है कि जू जुन और टियानवू दोनों आपस में दोस्त है, क्योंकि हमारे वुफू ने टियानवू को ऑफेंड किया है, इसी वजह से जू जुन इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है और उससे बदला लेने वाला है। हो सकता है कि जू जुन अपने फादर से कहकर ब्रदर वू को इस बार स्कूल से निकलवा दे। रेफरी उन लोगों से कहता है, तो हम लोग यहाँ पर 30 मिनट का एक मैच खेलेंगे, तुम में से जो भी ज्यादा स्कोर करेगा सिर्फ वही जीतेगा। और साथ ही रेफरी वहाँ पर मैच को स्टार्ट करता है और बॉल को सीधा जू जुन की तरफ फेंक देता है। जू जुन उसके हाथ से बॉल लेता है और जंप करते हुए अपने कोर्ट में जाता है और जाकर उसको बास्केटबॉल बेस में फेंक देता है। ऐसे वो बास्केटबॉल नेट में उस बॉल को फेंकता है तो उनका एक गोल हो जाता है। वुफू कहता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो काफी अच्छे प्लेयर हैं। इसी के साथ ही जू जुन के हाथ में फिर से बॉल होता है, फिर से वो नेट में जाकर बॉल को फेंक देता है और एक और गोल हो जाता है। सिर्फ एक ही मिनट में जू जुन की टीम ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। 3 और 0 की बढ़तरी होती है। वे लोग जू जुन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि मोटू हमारे वुफू से कहता है, ब्रदर वो मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है, क्योंकि रेफरी भी हमेशा बॉल को उन्हीं की तरफ फेंक रहा है। तो ऊपर से वो लोग गोल पर गोल किए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हैं। ब्रदर वू से कहता है, तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। वुफू इस बार जू जुन के ऊपर फोकस करता है, जो कि सामने की तरफ से बॉल को लेकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आ रहा होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उसके करीब पहुंचता है। जैसे ही हमारे वुफू के पास से आगे क्रॉस करने लगता है, वो उसके पास से बॉल को छीन लेता है, क्योंकि ये तो एक कल्टीवेटर है और इसकी वजह से हमारे वुफू की स्पीड ज्यादा है। वो उसके पास से बॉल को छीनता है और बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और उन सभी लड़कों को इग्नोर करते हुए उनके पास से बचता बचाता दूसरी वाली साइड के नेट में जाकर बॉल को डाल देता है और इस तरह इनका भी एक गोल हो जाता है। और वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे। ब्रदर वू ने आज से पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली, फिर इसने गोल कैसे कर लिया। उसके बाद लगातार हमारा वुफू यहाँ पर काफी सारे गोल करता है। टोटल 17 गोल करती है, जबकि दूसरी टीम के 20 गोल्स होते हैं। यानी बास्केटबॉल में इसको गोल ही बोलते हैं, पर मैं तो इसको गोल ही कह रहा हूँ, शायद इनको पॉइंट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैच काफी ज्यादा फंस चुका है। एक तरफ वुफू है, दूसरी तरफ से हमारा जू जुन है। बॉल जू जुन के पास होता है। जू जुन बॉल को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। वो बॉल को बचता बचाता हुआ नेट के करीब पहुंच जाता है और जंप करते हुए नेट के अंदर बॉल को डालने लगता है। जैसे वो नेट के करीब पहुंच जाता है, बॉल को छोड़ता है, उसी वक्त हमारा वुफू ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके हाथ से बॉल को छीन लेता है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा लॉन्ग जंप करता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बास्केटबॉल क्लब वाले यहाँ पर बुरी तरह से मार खा रहे हैं। जू जुन में इस बात से काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है, मुझे क्या पता था कि इस लड़की को बास्केटबॉल खेलनी आती है, इसने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली। फिर साथ ही वो अपने साथियों की तरफ देखता है और उनको इशारा करता है। वो अपने साथियों को इशारा करता है कि हम लोग यहाँ पर 8 वर्सेस 2 का मैच खेलेंगे, यानी कि सभी लोग वुफू के ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे ये टीम में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल 5-5 के टीम मेंबर्स थे, जब वो वहाँ पर इशारा करता है तो हमारी वुफू की टीम के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो भी उसी का साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जू जुन का साथ दे रही होती है। जैसे वहाँ पर मैच स्टार्ट होता है तो वो बॉल्स को जू जुन की तरफ फेंक देती है, जो कि इसके अपने टीम मेंबर्स होते हैं। तो जैसे वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर गोल कर देता है, तो कहता है, तो अब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स को यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ मैं बचा हूँ और मोटू बचा हूँ, हमारी टीम में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। जू जुन उसे कहता है, अगर तुम्हारे पास और ज्यादा टीम मेंबर्स हैं तो उनको भी ले आओ। मुझे नहीं लगता कि इन टीम मेंबर्स के साथ तुम मैच को जीतने वाले हो। तो बाहर खड़े लोग कह रहे होते हैं, ये लोग तो यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग करते हुए भी कितने ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। लगता है कि अब यहाँ पर वुफू के जीतने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ 8 लोग हैं और इनके पास सिर्फ 2 लोग हैं। मोटू फिर से आगे बढ़ता है। ब्रदर वू से कहता है, ब्रदर हमें हार मान लेनी चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे। वू से कहता है, अभी भी गेम में 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, बस शांत रहो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुफू इस बास्केटबॉल मैच को जीत पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था तो वो एक बास्केटबॉल मैच खेल रहा है, जहां पर उसकी अपनी टीम के 3 मेंबर्स उसे छोड़ गए हैं और उनके साथ चीटिंग हो रही है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। ब्रदर वू और उसके साथ उसका मोटू दोस्त होता है। दूसरी तरफ 8 लोग होते हैं। मैच काफी ज्यादा टफ हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और इन्हें इनके ज्यादा पॉइंट लेने होंगे ताकि वो मैच जीत सके। तो जू जुन क्योंकि काफी ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर है और उसकी टीम भी प्रोफेशनल प्लेयर्स की है, तो वो लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से खेल रहे होते हैं और उनके पास अब लोग भी ज्यादा है। वो बड़ी आसानी के साथ बॉल
को बार बार नेट में डाल रहे होते हैं और उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे होते हैं। वुफू को यहाँ पर बार बार ब्लॉक किया जा रहा होता है, वो क्योंकि काफी सारे लड़के हैं, इसी वजह से उनको बार बार ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स की बढ़तरी लेने के बाद जब जूजुन बॉल को लेकर आगे पहुंच जाता है और नेट में बॉल को डालने लगता है, वो ऊपर की तरफ जंप करता है। उसी वक्त तुम्हारा ब्रदर वो भी ऊपर की तरफ जंप करता है और उससे ज्यादा ऊंचा जंप करते हुए उसके हाथ के अंदर से बॉल को छीन लेता है। वो बॉल को छीनने के बाद वहीं पर खड़े खड़े दूसरी वाली साइड के ऊपर अपने बॉल को फेंक देता है। वो निशाना लगाकर सामने बॉल को फेंकता है तो अपोजिट साइड वाले नेट में जाकर बॉल गिरता है और वहीं से वो गोल कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग बोझदा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक लॉन्ग रेंज गोल है, इतनी लंबी रेंज के साथ गोल करते हुए किसी को नहीं देखा। एक नेट के पास खड़े होकर दूसरे नेट में बॉल फेंकना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो सभी लोग बोझदा खुश होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। तो एक तरफ 35 गोल हो चुके हैं जबकि दूसरी तरफ 23 गोल्स हैं। जूजुन यहाँ पर नई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो अपने 3 साथियों से कहता है तुम तीनों वुफू को रोका रखोगे जबकि गोल्स मैं करूंगा, और वो 3 लोग वुफू को वहाँ पर रोका रख रहे होते हैं। वुफू कहता है क्या तुम तीनों को लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? बड़ी स्पीड के साथ उनके पास से खिसक जाता है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन की एबिलिटी को यूज कर रहा है। वो अपनी की पावर को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से उनके बीच से निकल जाता है। जबकि यहाँ पर काफी सारी जनता ऐसी भी है जो ब्रदर वू के नाम के नारे लगा रही होती है और उसे कह रही होती है इनको हरा दो, इनको दिखा दो कि सिर्फ यही यहाँ पर इतने महान बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं है। जूजुन के हाथ में फिर से बॉल लगता है। वो भागता हुआ नेट के पास पहुंचता है, ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कितना ही फास्ट क्यों ना हो, आज ये मैच हम ही जीतने वाले क्योंकि हमारे पॉइंट ज्यादा हैं। जैसे वो नेट में बॉल फेंक रहा होता है उसी वक्त वुफू बड़ी स्पीड से भागता हुआ एक लॉन्ग जंप लगाता है और उसके हाथ से फिर से बॉल को छीन लेता है। वो हवा में उसके हाथ से बॉल को छीनता है और वहाँ पर नीचे उतरने के बाद फिर से सामने की तरफ निशाना लगाता है। वो वहीं पर दूसरे नेट के पास खड़े होकर दूसरी तरफ बॉल को फेंकता है और फिर से बॉल सीधा जाकर नेट में गिरता है और इस तरह उनका पॉइंट बढ़ जाता है। बाहर वाली जनता और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स 42-37 की है, यानी कि बहुत ही जल्दी इनमें से कोई एक जीतने वाला है। टाइम भी कम रह चुका है। वो लोग सोच रहे होते हैं तरफ वुफू और उसका दोस्त है और दूसरी तरफ पूरे 8 प्लेयर्स हैं, क्या 2 वर्सेस 8 जीत सकते हैं? जूजुन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है इस लड़के ने तो यहाँ पर मेरी बोझदा इंसल्ट कर दी, किसमें बोझदा नफरत करता। हम लोग शायद यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहते थे लेकिन इसने यहाँ पर हमें सबक सिखा दिया। मैं इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर 42 और 37 के साथ उनका टाइम अप हो जाता है और इस तरह हमारे वुफू की टीम जीत जाती है। जूजुन का साथियों से कहता है ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। वो जाने लगते हैं तो मोटू उनसे कहता है ये क्या तुम लोग मैच हारने के बाद यहाँ से जा कैसे सकते हो? तुम्हें याद होगा कि रूल क्या थे, तुम्हें यहाँ पर ब्रदर वू को अपना डैड कहना होगा। तो ब्रदर जूजुन की साइड के जितने भी लोग होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की? शुक्र करो हम लोग बड़ी आसानी से हार मानकर यहाँ से जा रहे हैं और ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे वुफू को डैड बोले। जबकि ब्रदर वो भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे ऐसा कोई भी बेटा नहीं चाहिए जो कि इतना बुरा हो। जूजुन की साइड से एक लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कमीने लड़के कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर जूजुन के बारे में इस तरह की बात करने की? वो जब पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो हमारा वुफू उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसे किक मारता है। वो उसे एक ही किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ अपने बाकी के मेंबर्स के ऊपर जाकर गिरता है। तो सभी के सभी मेंबर्स भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, कुछ खुश हो रहे होते हैं, ज्यादातर तो इनमें से मजा लेने वाले होती है। वो सभी लोग कहते हैं इसने तो उनको एक ही किक मार के गिरा दिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। जूजुन भी आगे बढ़ता है और वुफू के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है। वो आगे बढ़कर उसे अटैक करता है तो हमारा जूजुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को पकड़कर उसकी कलाई को मोड़ रहा होता है और उसे कहता है किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो? तुम मैच को हार चुके हो, रूल्स तो रूल्स हैं, अब तुम्हें यहाँ पर कीमत अदा करनी पड़ेगी। चलो जल्दी से आप मुझे डैडी कहो। जूजुन को भी अंदाजा हो जाता है कि जितनी मजबूती के साथ उसने इसकी कलाई को पकड़ा हुआ है, अगर ये इसकी कलाई को मोड़ेगा तो उसका बाजू टूट जाएगा। वो कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या करूँ? वो अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है। तो वो से कहता है चलो जल्दी करो, मुझे अपना फादर कहो। वहाँ पर जितनी जनता होती है वो सभी लोग भी नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कह रहे होते हैं हाँ जल्दी करो ब्रदर वू को अपना फादर कहो क्योंकि तुम्ही ने ये शर्त रखी थी, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। चलो जल्दी से अपना डैडी कहो। जूजुन ये सब कुछ करने को तैयार नहीं होता। वो फिर से उसे धमकी देते हुए कहता है वुफू तुम इस बात को बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है मैं इसका बदला लूंगा। हमारा ब्रदर वो उसके बाजू को थोड़ा सा और मोड़ता है और उसकी हड्डी को चटकाता है तो वो जोर से चीख मारता है। ब्रदर वो से कहता है लगता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा, जल्दी से मुझे अपना डैड कहो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो उसे कहता है ठीक है मैं कहता हूँ। वो उसे अपना डैड कहता है। ऐसे वो उसे अपना डैड कहता है। हमारा वुफू उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है ये हुई ना बात, तो वाकई में मेरे बहुत ही बुरे बच्चे हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, आज तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। वुफू और उसका मोटू दोस्त वापस की तरफ आ रही होती है। मोटू से कहता है ब्रदर वू तो कियानवू और जूजुन के स्कूल में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये प्रिंसिपल को भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, हो सकता है ये तुम्हें स्कूल से निकलवाने की कोशिश करें। नेक्स्ट सीन वू के रूम का दिखाया जाता है। ब्रदर वू अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है जबकि उसका हस्की भी वहीं पर बैठा उसकी तरफ देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। ब्रदर वू वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने आसपास हवा में मौजूद की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वुफू कहता है सेकंड
सेकंड स्टेज पर प्रमोट होने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई डेंसिटी वाली की पावर की जरूरत है। और मैं यहाँ पर रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज को ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ही डेंस की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो हवा में बहुत ही कम की पावर है। तो अगर दरवाजा खुलता है, मोटू अंदर आता है और उससे कहता है, ब्रदर वू, तुम्हें पता है कि हमारी स्कूल आउटडोर जा रही है, हम लोग आउटडोर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं पहाड़ों पर, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? हम लोग इस बार टियानफू माउंटेन के करीब जाने वाले हैं, वहीं पर माउंटेन पर हम लोग जाकर कैंपिंग करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स, कैनाल्स और बहुत सारी नदियां, झील है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट है। सिर्फ खूबसूरत एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी वहाँ पर जा रही हैं, हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे। वुफू से कहता है, क्या हम लोग टियानफू माउंटेन की तरफ जा रहे हैं? साथ ही उसे याद आता है कि उस बुढ़े मास्टर ने भी उसे बताया था टियानफू माउंटेन के करीब उसका एक विला है। तो मोटू उसे टियानफू माउंटेन के बारे में बताता है। उसे कहता है, टियानफू हाउ युआन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे जुनहाई सिटी में सारे अमीर लोग वहीं पर जाते हैं क्योंकि वहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेन पॉइंट ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी और नाइस प्लेस है। तो वुफू से कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ कैंपिंग पर चलूंगा। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रदर वो से कहता है, क्या तुम मेरे लिए रजिस्ट्रेशन को हैंडल कर लोगे? जाओ जाकर मेरा नाम भी कैंपिंग में लिखवा दो। वो से कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ देख लेता हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। एक सीन में इनकी बस को दिखाते हैं जो कि टियानफू माउंटेन की तरफ जा रही होती है। बस टियानफू माउंटेन की तरफ जा रही है और बस के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। ज्यादातर बच्चे तो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि ये वुफू हमारे साथ क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ एक कचरा है, इसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। ली मेंग यानी कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, वो भी यहीं पर बैठी होती है। उसकी दोस्त से कहती है, मेंग जाओ, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसने न सिर्फ टियान हाओ को ऑफेंड किया बल्कि जूजुन और उसके साथ साथ टियानवू को भी ऑफेंड किया है। तो ली मेंग अपनी दोस्त से कहती है, मैं तो शुरुआत के साथ इसके साथ सिर्फ खेल रही थी, मेरा इसके साथ अटैच होने का कोई भी इरादा नहीं था, ये सिर्फ एक कचरा है, मैं कचरे के साथ क्यों रहूंगी? मोटू ब्रदर वू से कहता है, ब्रदर वू क्या तुम ठीक हो? ये सभी लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं? ब्रदर वू से कहता है, इन सभी को इग्नोर करो, इनका काम है बातें करना। ली मेंग सोच रही होती है, इस बार मुझे लगता है कि टियान हाओ कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त जरूर करेगा। इस पिकनिक पार्टी पर ही इसके साथ ऐसा होगा कि ये हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ा रहेगा या फिर इसे मार दिया जाएगा। इनके पास माउंटेन एरिया के थोड़ा करीब पहुंचती है तो वहीं पर एक मेंशन होता है। वो सभी लोग कहते हैं, जरा इस मेंशन की तरफ देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। हमारा वुफू अपने हस्की को उठाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, बस को यहीं पर रोक दो, मुझे यहाँ पर उतरना है। तो ड्राइवर वहाँ पर बस को रोक देता है। मोटू से कहता है, ब्रदर वू ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे नहीं है, माउंटेन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर क्यों उतर रहे हो? वो फूल से कहता है, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जिसे मुझे मिलने के लिए जाना है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, मैं माउंटेन के ऊपर खुद ही आ जाऊंगा। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इस लड़के को देखो तो सही, ये यहाँ पर कितना टफ बनने की कोशिश कर रहा है। इसे लगता है कि ये माउंटेन पर अकेले ही पहुँच जाएगा, इसे लगता है ये पैदल वहाँ पर पहुँच सकता है, जहाँ से माउंटेन बहुत ज्यादा दूर है। मोटू के दोस्त से कहते हैं, मोटू तुम्हारा ये वाला दोस्त तो कुछ ज्यादा ही टफ एक्टिंग कर रहा है, इसे लगता है कि ये पैदल वहाँ पर पहुँच जाएगा कैंप साइड तक, क्योंकि कैंप साइड जहाँ से काफी दूर है। ऐसा ना हो कि लड़कियों के सामने टफ बनने के चक्कर में ना रास्ता भटक जाए, कभी भी माउंटेन तक पहुंचना पाए और कोई जानवर इसे खा जाए। मोटू कहता है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया और मेरे ब्रदर को बहुत ज्यादा कम मांगते हैं, वो जरूर वहाँ पर पहुंचेगा। वहाँ से नीचे उतरने के बाद वुफू को उस अंकल की कार आती है। वो अंकल उसे कहता है, क्या तुम पहुँच गए? हमारा ब्रदर वू से कहता है, हाँ मैं पहुँच गया हूँ, तुम्हारे विला के बाहर हूँ। वो से कहता है, ठीक है, मेरी बेटी विला में पहले से मौजूद है, मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। वो उस मेंशन के बाहर पहुँचता है तो गार्ड्स उसे कहते हैं, सर प्लीज इस तरफ आ जाए। तो वुफू वहाँ पर महसूस करता है और कहता है, यहाँ पर की पावर तो वाकई में काफी ज्यादा डेंस है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था। लगता है कि इतनी सारी की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाऊंगा, ये तो अच्छी बात है। वुफू जैसे दरवाजा खोलता है तो सामने वो अंकल भी खड़ा होता है और उसके साथ एक गार्ड होता है। अंकल वुफू से कहता है, ये मेरी बेटी है, और उसकी बेटी वहाँ पर सामने खड़ी होती है। उसे लगता है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर को लेकर आए या फिर किसी ग्रैंड मास्टर को। वो जल्दी से अपना सर झुकाती है और कहती है, सीनियर मास्टर आपको ग्रीट करती हूँ। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो उसके सामने वुफू खड़ा होता है। वो चिल्लाकर कहती है, ये तो वही ठरकी है, ये ठरकी यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रदर वो छोटी लड़की की तरफ देखता है और कहता है, क्या यही हैमर गर्ल इसकी बेटी है? जबकि वो हैमर गर्ल उसकी तरफ देखती है और सोच रही होती है, क्या यही वो मास्टर है जिसके बारे में मेरे फादर कह रहे थे? लेकिन ये तो एक ठरकी है जो की रिफाइनमेंट स्टेज पर है, ये तो मुझसे भी ज्यादा वीक है। तो वो लड़की वहाँ पर आसपास देखना शुरू कर देती है कि शायद इसके पीछे कोई और मास्टर होगा। उसे कहता है, तुम कहाँ पर देख रही हो? लगता है कि तुम किसी और को ढूंढ रही हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही वो मास्टर हूँ जो तुम्हारा इलाज करने वाला है। जल्दी से अपने पंचेस को रेडी करती है और कहती है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुमसे
डर जाओगे कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं। तुम्हारे इन छोटे मोटे स्किल्स के साथ मैं डरने वाली नहीं हूँ। ब्रदर वू से कहता है तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूँ, मैं तुम्हारी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक करूंगा। वो हैरान होकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो खुद की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर हो, तो मेरा इलाज कैसे करोगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ब्रदर वू इसका इलाज कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। ब्रदर वू की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ब्रदर वो स्मैशिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बुढ़ा अंकल उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी होती है। तो बेटी से ये पहले भी मिल चुका है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो हैमर गर्ल उसके पीछे की तरफ देख रही होती है, जबकि वो उसे कहता है तुम किसकी तरफ देख रही हो, तुम्हारा फादर मुझे यहाँ पर लेकर आया तुम्हारा इलाज करने के लिए। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल तो मुझसे भी ज्यादा लो है। तो फादर किंग से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर अंदर से पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आज ये बात ठीक है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ की राम पर है, लेकिन फिर भी इसके पास काफी सारे स्किल्स हैं और जो तुम्हें ठीक कर सकता है। जबकि किंग अपने बाप की बात सुनने के बाद कहती है मुझे तो ये कोई भी खास नहीं दिखाई देता, मुझे तो बस ये एक ठरकी दिखाई देता है। उसी वक्त एक गार्ड अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वहाँ पर आता है। बॉस से कहता है बॉस वो सारे मेडिसिनल हर्ब्स में ले आया हूँ जो आपने लेने के लिए कहा था। तो बॉस उस बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है और ब्रदर वू से कहता है वैसे तुमने तो हमें इस बारे में बताया नहीं था कि तुम्हें कौन कौन से मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पहले से मेडिसिनल हर्ब्स ले आया हूँ। तुम जरा इन जड़ी बूटियों की तरफ देख लो, क्या इतनी काफी रहेंगी या फिर तुम्हें कुछ और मेडिसिन की भी जरूरत है। तो ब्रदर वो उन सभी की तरफ देखता है। उसके अंदर काफी सारे स्पेशल मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं जिनके अंदर से काफी सारी की एनर्जी निकल रही होती है। वूफू कहता है ये सारे के सारे तो काफी ज्यादा अच्छी मेडिसिनल मटेरियल्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इन सभी की जरूरत नहीं है। किंग अपने फादर से कहती है फादर ये सिर्फ और सिर्फ एक ठरकी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये मेरा इलाज कर सकता है? चलिए मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसे मेरा इलाज करेगा। तो वूफू मास्टर से कहता है सीनियर मास्टर तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, इसके पास कुछ मेरिडियंस ब्लॉक्स है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, इसके लिए मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इन सारी जड़ी बूटियों को वापस रख लो। तुम्हारा वूफू मैंग किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो किंग उसे कहती है मेरे फादर मेरे लिए ग्रैंड मास्टर को लेकर आए थे जिसे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन वो भी मेरी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक नहीं कर पाया था। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कल्टीवेटर जो कि कीराम के फर्स्ट लेवल पर है, वो मेरी कल्टीवेशन को कैसे ठीक कर पाएगा, मेरी मेरिडियंस को अनब्लॉक कर पाओगे। उसी वक्त एक गार्ड आगे बढ़ता है और अपने बॉस से कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये कॉन मैन है, यानी कि ये एक ठग है, यहाँ पर आपसे पैसे लेने के चक्कर में है। वैसे आपको नहीं लगता कि ये सारे का सारा एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि ये अचानक से आपसे मिला और आपने इससे अपनी बेटी की बात की, आपके पास यहाँ पर इसका इलाज करने के लिए चला आया। भी उसकी बातें सुनने के बाद थोड़े बहुत शक में पड़ जाते हैं। वक्त तुम्हारा वूफू अपने हाथ में अपनी की पावर को एक्टिवेट करता है और किंग से कहता है अब जरा चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस काफी लंबे अरसे से ब्लॉक है। इसी वजह से अगर कोई यहाँ पर प्रीमोर्डियल एक्सपर्ट होता या फिर कोई ग्रैंड मास्टर ही होता, वो भी कभी भी तुम्हारी मेरिडियंस को अनब्लॉक नहीं कर पाता। उन्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी मेरिडियंस किस तरह अनब्लॉक करनी है। कहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पाम मारता है, जिससे उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। किंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। हमारा वूफू सोच रहा होता है एक ग्रैंड मास्टर या फिर प्रीमोर्डियल स्पिरिट एक्सपर्ट वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो 30,000 साल की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है। बॉस भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं इसने इसकी बेटी के ऊपर कुछ और अटैक तो नहीं कर दिया या फिर उसे जख्मी तो नहीं कर दिया। वो चिल्लाकर कहते हैं किंग क्या तुम ठीक हो? आती वो गुस्से के साथ हमारे वूफू से कहते हैं आए तुम हो कौन हो, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? जबकि गार्ड भी जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और हमारे वूफू की तरफ करता है। थोड़ी देर के बाद किंग वहाँ पर खांसना शुरू कर देती है। जैसे वो खांस रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस है वो अनब्लॉक हो चुकी है। वो अपने फादर से कहती है फादर जी क्या मेरी बॉडी के अंदर जितनी ब्लॉकेज थी वो सारी की सारी खुल चुकी है और मैं दोबारा से अपनी एनर्जी को यूज कर पा रही हूँ। तो फादर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहते हैं जल्दी से अपनी गन नीचे कर लो वरना उसे पता चल जाएगा। तो बॉस जल्दी से फिर से उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकते हो? ब्रदर वू तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, क्या तुम मुझे अपने मास्टर के बारे में बता सकते हो कि तुम्हारे महान मास्टर का नाम क्या है? तो वूफू से कहता है अच्छा तो तुम मेरे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो। वूफू का डॉग भी वहीं पर होता है। तो मैंग किंग जल्दी से आगे बढ़ती है और जाकर हस्की को उठा लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मेरिडियंस अनब्लॉक हो चुकी है। जबकि हमारा वूफू इस बारे में सोच रहा होता है कि अपने मास्टर के बारे में क्या बताऊं। वूफू कहता है उस टाइम जब मेरा खतरे में था उस वक्त मेरे मास्टर मुझे बचाने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक मेरे मास्टर अर्थ के ऊपर
ऊपर नहीं आए। बॉस से कहता है मेरे मास्टर है लेकिन वो अभी तक अर्थ के ऊपर नहीं आए। बॉस की बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसका मास्टर अर्थ के ऊपर नहीं आया, क्योंकि इन सभी लोगों को सेकंड राउंड के बारे में नहीं पता जहाँ से हमारा वुफू वापस रीइंकार्नेट हुआ है। किंग उसे कहती है अगर तुम्हें हमें अपने मास्टर के बारे में नहीं बताना तो मत बताओ। अब ऐसे तो मत कहो कि वो अर्थ के ऊपर नहीं आया। अगर तुमने ऐसा कहा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मास्टर एक एलियन है। बॉस अपने हाथ में उस घर की चाबी उसके सामने करते हुए कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी की मेडियंस को अनब्लॉक कर देते हो तो मैं तुम्हें ये पूरे का पूरा मेंशन दे दूंगा। इसकी चाबी तुम अपने पास रखो। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कभी भी किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यूनाइटेड सिटी में मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर देना। किंग आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है डैड लेकिन ये घर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये विला आप इसको क्यों दे रहे हैं? इसको मत देना, आप किसी और विला को इसको दे दे। उसके डैड उसे कहते हैं किंग मैंने इससे वादा किया था, इसी वजह से अब से ये वाला घर तो देना पड़ेगा। वो हैमर गर्ल से कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ डेंस की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए हूँ। तुम भी यहाँ पर रुकना चाहती हो तो तुम भी यहाँ पर रुक सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और साथ ही वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि किंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्सीडेंट यानफू माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर इन बच्चों की बस जाकर रुकी थी और वहीं पर वो लोग कैंप साइट लगाने वाले हैं। यानफू माउंटेन के ऊपर सभी बच्चे उतरते हैं और वहीं पर अपनी कैंपिंग कर रहे होते हैं, जबकि मोटू पार्क में बैठा होता है। उसके सामने दो लड़कियां खड़ी होती हैं, वो आपस में बातें कर रही होती है, जबकि मोटू उन दोनों को देख देख कर लाट टपका रहा होता है। मोटू भी काफी ठरकी दिखाई देता है। वो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं और कहती है देखो तो जरा वो मोटू किस तरह हमें देख देख कर लाट टपका रहा है, चलो यहाँ से चलती है। वो तो कुछ ज्यादा ही ठरकी दिखाई देता है। मोटू को पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों ने उसको नोटिस कर लिया है। वो कहता है ये क्या, ये तो चली गई। ब्रदर वो भी यहाँ पर नहीं आया और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि ब्रदर वो रास्ता भटक गया है। उसी वक्त उसे साइड से हस्की की आवाज आती है। हस्की किसी लड़की के बैग के अंदर से चीजें निकाल रहा होता है। उस बेचारे को भूख लगी होती है, इसी वजह से वो उसके बैग को उथल पुथल कर देता है। वो उसके बैग के अंदर मुंह मार रहा होता है, वो लड़की उसके पीछे लग जाती है और हस्की वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो लड़की उसके पीछे लगी होती है। हस्की भागता हुआ सीधा जाता है और अपने ब्रदर वू के पास चला जाता है। ब्रदर वो उसको उठा लेता है और उस लड़की से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे हस्की ने तुम्हारे बैग को खराब कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी है ये बैग कितना ज्यादा महंगा है, तुम मुझे इसके लिए पे करोगे? अगर मैं तुम्हें भी बेच दूंगी तब भी इसकी जैसा एक और बैग नहीं आएगा। तो उसकी दूसरी दोस्त आगे बढ़ती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि इसके कुछ दोस्त यानफू माउंटेन के ऊपर उस बड़े से विला में रहते हैं जहाँ से ये निकल कर आ रहा है। लगता है कि ये इतने पैसे तो तुम्हें दे ही सकता है। बाकी के सभी बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं तो इसी की क्लास के ही। वो सारे कह रहे होते हैं लेकिन ये तो सिर्फ एक कचरा है, इसका यहाँ पर इतना कनेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में इतना ज्यादा अमीर है कि यानफू माउंटेन के ऊपर वो विला इसी का है जिसके अंदर से ये चांद निकल कर आ रहा है। हो सकता है कि ये क्लास में हमेशा ही इस बात को छुपाता हो कि ये अमीर है। और हम वुफू उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए टेबल के ऊपर से अपने हस्की के लिए खाना उठाता है, उसको खाना दे रहा होता है, जबकि मोटू आगे बढ़ता है और लड़कियों से कहता है प्लीज इस लड़के को माफ कर दे, डॉग को बेचारे को भूख लगी थी, इसी वजह से उसने आपके बैग को खराब कर दिया, इसके लिए हमें माफ कर दे। तो वो आगे बढ़ता है, मोटू से कहता है तुम्हें इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सॉरी तो उनको पहले बोल चुका हूँ। अपने पास से पैसों के बंडल निकालता है और उनके सामने करते हुए कहता है ये लो, क्या इतने पैसे काफी रहेंगे? वो सभी लोग इन पैसों को देकर कहते हैं ये लड़का तो वाकई में अमीर लगता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये वाकई में उस विला के अंदर रहता है जहाँ से ये निकल कर आया है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? तो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग भी वहीं पर आ जाती है। ली मैंग कहती है तुम इन पैसों को अपने पास रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारे पैसे देने के बाद तुम्हें रात को भूखा सोना पड़े। यहाँ पर टफ बनने की एक्टिंग मत करो, लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी जेब में रखी हुई है, जो तुम इस लड़की को दे दोगे तो उसकी बात करोगे क्या? तो वुफू भी से वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसकी तरफ घूर कर देखता है। वो उसे कहती है क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर घूर कर क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे भी मारोगे? ब्रदर वो उसे कहता है अगर दोबारा तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा मैंने टियान हाउ का किया था, उसको भूल तो नहीं गई, इसलिए दोबारा सोच समझ कर बात करना वरना मैं तुम्हारा भी मुंह तोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो काफी गुस्सा होती है और सोच रही होती है अब बस इंतजार करो, टियान हाउ तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर कर रहा होगा, इस बार वो कुछ ऐसा बंदोबस्त करेगा कि तुम दोबारा बच नहीं पाओगे। उनमें से एक लड़का ऊपर की तरफ देखता और कहता है जी क्या आसमान पर तो काले बादल छा गए हैं, लगता है कि बहुत ही जल्दी बारिश स्टार्ट होने वाली है, अब हम लोग क्या करेंगे? बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी किस्मत निकली, आज बारिश होने वाली है, हम लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे और बस तो कल सुबह 8 बजे आएगी, अब हम लोग रात कहाँ पर गुजारेंगे? ली मैंग जल्दी से अपना फोन निकालती है, हाउ टियान को कॉल करती है और कहती है हनी क्या तुम यहाँ पर कार लेकर आ सकते हो, यहाँ पर बारिश होने वाली है और हम लोग रात भर यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर वो उन लोगों से कहती है मेरा हाउ टियान यहाँ पर कार लेकर
आ रहा है, लेकिन अफसोस में तुम में से सिर्फ 2-3 को ही अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार करो, हाउटियान आता होगा। जबकि यहीं पर उन सभी का ब्रदर वून से कहता है, मेरे पास यहाँ पर एक विला है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ उस विला में जा सकते हो, आज रात हम लोग उस विला में गुजारेंगे। ली मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर ये बात वाकई में सच होती कि तुम्हारे पास टियानफू माउंटेन के ऊपर एक विला है तो मैं तो इससे खुशी से मर जाती। क्योंकि सभी लड़कियां भी हंसना शुरू कर देती हैं और कहती है, हमें पता है ये लड़का एक कचरा है, तो फिर इसके पास टियानफू माउंटेन के ऊपर एक विला कहाँ से आएगा। मोटू आगे बढ़ता है और वुफू से कहता है, ब्रदर क्या वाकई में वहाँ पर तुम्हारा अपना विला है? वुफू से कहता है, हाँ वहाँ पर मेरा अपना विला है, तुम में से जिन लोगों को मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ सकते हो, जिन लोगों को नहीं आना वो दफा हो जाओ। ली मिंग उन सभी लोगों से कहती है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग क्यों ना इसके साथ चले और चल के देखते हैं कि क्या वाकई में इसके पास विला है या नहीं। ये सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, तो वुफू सबसे आगे होता है, तो उन्हें अपने विला की तरफ लेकर जाता है। विला के बाहर इसका गार्ड खड़ा होता है, सभी लोग कहते हैं, वहाँ पर देखो दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा है, अब इसकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि वो गार्ड हम सभी को यहाँ से देखते ही वापस भगा देगा। स्पेशली इसकी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है, क्योंकि इसने कहा था कि ये विला इसका है, बस यहाँ पर हमारी ज्यादा इंसल्ट ना हो जाए। मोटू वुफू से कहता है, ब्रदर यहाँ पर तो एक गार्ड खड़ा है, क्यों ना हम लोग अभी वापस चले, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। वुफू से कहता है, हमें यहाँ से वापस जाने की क्या जरूरत है, ये विला ही मेरा है, तो फिर हम लोग डरेंगे किससे। तो वो गार्ड से देखते ही कहता है, मास्टर वू तो आप वापस आ गए, ये सभी आपके दोस्त हैं, क्या आप सभी अंदर जाने वाले हैं? तो सभी लोग जब सुनते हैं कि वो गार्ड से मास्टर वू कह रहा है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली ली मैंग, वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास अपना विला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्रदर वू के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वू अपने सारे स्कूल के साथियों को अपने साथ लेकर विला की तरफ आ जाता है। जब वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गार्ड वहाँ पर हमारे ब्रदर वू को मास्टर वू कह रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये विला वाकई में इसी का है। तो गार्ड उन सभी को अंदर आने का कहता है, तो वो उन सभी लोगों से कहता है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। मोटू ब्रदर वू से कहता है, ब्रदर वू तुम तो वाकई में कमाल के निकले, इस तरह की बारिश के मौसम में इस तरह के एक बड़े से विला में लड़कियां बसाना तो बहुत आसान काम है। आज तो हम लोग किसी न किसी लड़की को बटा ही लेंगे। वो फू से कहता है, बस करो बातें बंद करो, बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। वो सभी लोग बातें करते हुए अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, हम तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वुफू इतना अमीर निकलेगा कि उसके पास एक विला होगा। जबकि हमारे ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, जब मैं इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी तब तो इसने कभी मुझे नहीं बताया कि इसके पास इतना बड़ा मेंशन है, तो हमेशा ये गरीब लड़का था, इसकी जेब में से 10 रुपए भी नहीं निकलते थे, अब अचानक से इसके पास इतना बड़ा मेंशन कहाँ से आ गया। बाकी के सभी बच्चे जब अंदर चले जाते हैं तो वुफू सबसे लास्ट पे होता है और उसके पीछे ली मैंग होती है। वुफू अपने गार्ड से कहता है, जरा रुको। गार्ड से कहता है, क्या हुआ सर, क्या कोई मसला है? वुफू से कहता है, ये लड़की ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरी दोस्त भी नहीं है, इसे अंदर मत आने देना। वो गार्ड कहता है, ठीक है सर, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। तो वहीं पर उसको रोक लेता है और कहता है, मिस आप अंदर नहीं आ सकती। और साथ ही वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ली मैंग वहीं पर खड़ी खड़ी हमारे वुफू को गालियां देती रह जाती है और कहती है, वुफू देखना इस बार तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अभी तो मुझे अपना पिछला हिसाब चुकता करना है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उसका हाउटियान वहाँ पर आ जाता है, वो अपनी कार लेकर आता है और वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और काफी गुस्से में होती है। वो टियान हाउ से कहती है, टियान हाउ तो तुम्हें इसको जान से मारना होगा, इसने तो हद ही पार कर दिया है। टियान हाउ से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था, इसने ही फैमिली के यंग मास्टर के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, बहुत ही जल्दी देखना इसके साथ क्या होने वाला है, बहुत ही जल्दी ये मरेगा। नेक्स्ट सीन मेंशन के अंदर का दिखाया जाता है, तो सभी बच्चे मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वो मेंशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये मेंशन अंदर से बहुत बड़ा और लग्जरियस लग रहा है। उनमें से कुछ तो वहीं पर सेल्फियां लेना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर एक लड़के की नजर ऊपर वाली माले पर पड़ती है, वहाँ पर ऊपर बैल्कनी में सिस्टर जू किंग किंग खड़ी होती है। वो लड़का कहता है, ये तो 3rd ईयर की सीनियर स्टूडेंट है जो कि मार्शल आर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट भी है, ये तो जू किंग किंग है, लगता है कि ये इसका मेंशन है, इसी वजह से ये यहाँ पर है। यहाँ पर इन लड़कियों में से कुछ लड़कियां ली मैंग की दोस्त भी होती हैं। उनमें से एक लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ ये तो वही है, ये तो 3rd ईयर की लड़की है। वो लड़की यहाँ पर कहती है, अब मुझे समझ आया कि ये मेंशन किसका है, ये तो जू फैमिली वालों का मेंशन है, और ये लड़का जो हमें यहाँ पर लेकर आया ये तो सिर्फ एक कचरा है। इनका नाम यूज करते हुए हम सभी को यहाँ पर किसी तरह ले आया है, जबकि इसकी मालकिन तो वहाँ पर ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही है। मोटू आगे बढ़ता है, ब्रदर वू से कहता है, ब्रदर वू क्या तुमने इस लड़की को पटा लिया है, इसी वजह से ये मेंशन तुम्हें मिल गया है। वो फोन सभी लोगों से कहता है, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम सभी को जाकर अपने अपने रूम में सोना चाहिए, जाओ जाकर अपने लिए खाली रूम्स को चूज कर लो। तो बुरी वाली लड़की वहीं पर खड़ी होती है, वो उन सभी लोगों से
कहती है क्या तुम सभी लोग अभी भी इसकी बात मानने के बाद किसी रूम में जाकर सोने वाले हो? तुम्हें पता है ना कहीं ऐसा ना हो तुम लोग जाकर सो जाओ और आधी रात के वक्त घर का जो असली मालिक है वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, इसलिए पहले सोच लो। और सभी लोग जरा खुद इस बारे में सोचकर देखो। आज से पहले तुम सभी को इस बारे में पता है कि ये लड़का कितना ज्यादा गरीब है, इसके पास इतना बड़ा मेंशन कहाँ से आ सकता है। टियानफू में इस तरह का मेंशन खरीद पाना आसान बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेंशन जू फैमिली की किंग का है जो कि ऊपर खड़ी है। ब्रदर वू से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये मेंशन जू फैमिली वालों का ही है। मोटू से कहता है ब्रदर इस बात का क्या मतलब है, तुमने तो कहा था ये तुम्हारा है। वूफू अपने पास से चाबी निकालता है और घुमाते हुए कहता है देखो जरा ये चाबी मेरे पास है, इसका मतलब अब ये मेंशन मेरा है, ये जू फैमिली का नहीं रहा। वो लड़की माने वूफू से कहती है तुमने कहा कि अब ये मेंशन तुम्हारा है लेकिन इसकी राइटफुल ओनर तो अभी भी यहीं पर ऊपर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उससे इजाजत ले लेनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने पर हम लोग यहाँ पर रुक जाएं और रात के वक्त उठाकर हमें बाहर फेंक दिया जाए। वहाँ पर उस लड़की के साथ 2 लड़कियां भी होती हैं। वो सभी लोग कहती हैं ये तो हमारी सीनियर सिस्टर है क्योंकि ये 3rd ईयर में और हम लोग 1st ईयर में है। वो उसे कहती है सीनियर सिस्टर प्लीज हमें यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह दे दो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लोग यहाँ पर रुक सकती हैं। जबकि हमारा वूफू कहता है मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों के ऊपर तरस खाया और तुम सभी को यहाँ पर अंदर लेकर आ गया ताकि बाहर बारिश में तुम लोग भीग ना जाओ। लेकिन लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात नहीं मानने वाले, हमारी वजह से यहाँ पर बाकी सभी लोगों का ज़हन भी खराब होता जा रहा है, इसलिए प्लीज यहाँ से चुपचाप बाहर चली जाओ। अपने दोस्त मोटू से कहता है मोटू जाओ जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखा दो। जितने भी लोगों को यहाँ पर मेरे इस मेंशन के मालिक होने पर शक है या फिर जो यहाँ पर नहीं रहना चाहते उनको बाहर निकाल दो। मोटू लड़कियों से कहता है प्लीज बाहर चली जाओ, सामने दरवाजा है, हमें तंग मत करो। वो लड़की हमारे वूफू से कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे पास इस बात का हक है कि तुम हमें इस मेंशन से बाहर निकाल सको। हमारी सीनियर सिस्टर ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा जो कि इस मेंशन की मालकिन है। जबकि किंग ऊपर खड़ी उन सभी की बातें सुन रही होती है। वो उनसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बकवास बातें किए जा रहे हो। लड़की आगे से हंसते हुए से कहती है सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर रुकने दो, हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारी दोस्त हैं। तो किंग उन तीनों लड़कियों की तरफ देखती है और उन तीनों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो तीनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उसे कहती हैं सीनियर आपको गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये तो वूफू है जो हमें यहाँ पर लेकर आया था, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, इसलिए प्लीज अब यहाँ पर हमें रुकने दो। तो किंग उन लोगों से कहती है तो क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, वूफू ने तुम लोगों को यहाँ से जाने का कहा है। अगर वो इस बड़े से जू मेंशन का मालिक है तो इसका मतलब यह है कि वही तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकता है। वो जिसको यहाँ पर रखना चाहता है वो उसी को रखेगा और जिसको बेचना चाहता है वो उसे यहाँ से जाना होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तो इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये यू मेंशन वू का है। किंग उन सभी की तरफ घूर कर देखती है और उनसे कहती है तुम सभी लोग अभी तक कर क्या रही हो, तुम लोग गई नहीं, क्या तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं। वो लड़कियां कहती है ठीक है सीनियर सिस्टर हम यहाँ से जा रही है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। इन तीनों को वहाँ से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तो उन सभी के चले जाने के बाद वूफू किंग की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम जा क्यों रही हो, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वो से कहती है तुमने यहाँ पर इतना ज्यादा शोर मचाया हुआ है इसी वजह से मैं सो नहीं पा रही। मोटू रोता हुआ आगे बढ़ता है, वूफू से कहता है ब्रदर ये क्या तुम दोनों में क्या चल रहा है, दोनों की बात तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम उससे पूछ रहे हो कि उसे नींद आ रही है या नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने एक बहुत ही अमीर लड़की को फंसा लिया है। वूफू भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन इनके अपने अपने रूम का दिखाया जाता है। तो वूफू अपने रूम के अंदर चला जाता है और बाहर से जितनी भी की पावर होती है वो सारी इकट्ठी होकर उसके रूम में जा रही होती है क्योंकि वूफू बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। और वूफू यहाँ पर अपनी स्टार स्वॉर्ड को कल्टीवेट कर रहा होता है, उसकी टूटी हुई स्टार स्वॉर्ड जो कि अब कंप्लीट हो रही है। यहीं पर बैठे बैठे वो काफी सारी डेंस की पावर को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से वो लेवल अप कर रहा होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ लेवल अप करता है। वूफू कहता है मैं तो अपनी की राम के मिडिल स्टेज के ऊपर पहुंच भी चुका हूँ। वो कहता है अपनी पिछली लाइफ में जो पूरे 3 साल लगे थे अपनी की रिफाइनिंग स्टेज से मिडिल की रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचने में, लेकिन अब तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस बार मेरी कल्टीवेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। वूफू वहीं पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा था जबकि उसी वक्त उसका हस्की भौंकना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है क्या हुआ। वो उसके साथ बाहर निकल आता है। वो बालकनी में आकर खड़ा होता है, उसका हस्की सामने की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। वो कहता है जी क्या, इसको क्या हुआ है, ये अचानक से भौंक क्यों रहा है। ऐसे वहाँ पर बाहर निकलता है तो उसके सर के ऊपर उसकी स्टार स्वॉर्ड भी बाहर निकल आती है। वो कहता है जी क्या, मेरी स्टार स्वॉर्ड भी रिएक्ट कर रही है, लगता है कि सामने कुछ ना कुछ तो होगा, चल के देख कर आते हैं। वो अपने हस्की को लेकर वहाँ मेंशन से बाहर निकलता है और वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तो वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हस्की वहीं पर मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है। वो मिट्टी को खोद रहा होता है तो उस मिट्टी को खोदने के बाद वहाँ से तलवार का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा निकलता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उस तलवार के टुकड़े को उठाता है और कहता है ये तो स्टार स्वॉर्ड का टूटा हुआ एक टुकड़ा है। पता नहीं यहाँ पर ये किस किस्म का सीन है, स्टार स्वॉर्ड तो इसके पास पहले से ही और अगर इसे यहाँ पर एक और स्टार स्वॉर्ड मिलनी है तो वो भी टूटी हुई क्यों है। इस बात की समझ नहीं आई लेकिन फिर भी चले इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। वो उस टूटे हुए तलवार के टुकड़े को उठाता है और कहता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना
पड़ा था। उसके बाद जाकर मुझे सिर्फ एक सिंगल स्टार स्वॉर्ड मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो, मेरे पास रिबॉर्न होने के बाद मैंने इतनी आसानी के साथ अपनी स्टार स्वॉर्ड के हिल को दोबारा से हासिल कर लिया है। तो उसके हाथ में जो टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा जो उसे अभी मिला है, उसके साथ ही उसके सर के ऊपर जो उसकी ओरिजिनल स्टार स्वॉर्ड होती है वो भी अपीयर होती है और वो उस टुकड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेती है। वुफू कहता है तो मतलब यह कि बहुत ही जल्दी मैं अपनी ओरिजिनल स्टार स्वॉर्ड को दोबारा से हासिल कर लूंगा। वुफू बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है। वुफू कहता है एक बार मैंने अपनी स्टार स्वॉर्ड को दोबारा से कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन लोगों ने मुझे मारा था और जिनकी वजह से मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम सभी लोग मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच जाते हो या फिर गॉड लेवल पर भी पहुंच जाते हो, मैं फिर भी तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर ये लोग अपनी कैंपिंग ट्रिप को खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स क्लब का दिखाया जाता है। किंग अपने मार्शल आर्ट्स क्लब में वापस आती है। लड़कियां उसे देखकर कहती है प्रेसिडेंट आपको वेलकम बैक, आप वापस आ गई। ये प्रेसिडेंट हमारी किंग है। किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। किंग वहाँ पर आती है और उन सभी लोगों से कहती है काफी लंबे अरसे से अपने स्कूल से और मार्शल आर्ट्स क्लब से दूर रही हूँ, तो मुझे लगा कि अब वापस आने का वक्त आ चुका है। तो ये काफी दिनों के बाद स्कूल वापस आई है कि इसकी मेडियंस ब्लॉक थी, इसी वजह से ये मार्शल आर्ट्स क्लब में काफी कमी आती थी। आदि किंग उन लड़कियों से कहती है क्या तुम में से किसी को पता है कि वुफू कौन है? उनमें से एक लड़की से कहती है सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि वुफू कौन है। वो से कहती है हाँ बताओ कौन है? तो वो लड़की कहती है वो ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। मैंने सुना है कि उसने टियान हाउस से पंगा लिया है ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ। फिलहाल के लिए इस वक्त वो दरवाजे के पास है। दरवाजे के पास कुछ गुंडों ने उसको रोका हुआ है और मुझे लगता है कि वो गुंडे उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आप हमसे इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उस लड़के को जानती हैं? वो इतना खास नहीं है, बस ऐसे ही गरीब सा लड़का है। किंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है कि अब उसे क्या जवाब दे। वो लड़की भी आगे से काफी घबरा जाती है क्योंकि किंग काफी स्ट्रॉन्ग भी है। किंग आगे से शर्माते हुए कहती है नहीं मैं उस लड़की को जानती नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कमीने ठरकी को तो मर जाना चाहिए। जबकि उसी वक्त ब्रदर वू को भी छींक आती है। वो कहता है लगता है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है। तो वो जैसे स्कूल गेट से अंदर दाखिल होने लगता है उसी वक्त उसके सामने 3-4 गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से काफी सारे गुंडे उतरते हैं। वो गुंडे उतरते ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, जाओ जाकर अपना अपना काम करो। टियान हाउ ने लास्ट टाइम जिस ब्रदर ब्याओ से कहा था तो ब्रदर ब्याओ यहाँ पर अपने गुंडे लेकर आ चुका है और वो हट्टा कट्टा बंदा है और हमारे वुफू के सामने खड़ा होकर उससे कहता है तो क्या तुम्हारा नाम वुफू है? तो यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे कि वुफू इन लोगों का क्या हाल करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर ब्याओ वहाँ पर आता है और हमारे वुफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तो क्या तुम्हारा नाम वुफू है? वो अपने साथ काफी सारे गुंडे लेकर आया होता है और उन सभी गुंडों के हाथ में उनके लोहे के बैट होते हैं। ऐसे गुंडा कहता है टियान हाउ तो काफी ज्यादा बुरा होता जा रहा है। इस तरह के कमजोर से लड़के से उसने मार खा ली। उसके बाद उसने हमारे जैसे गुंडों को इस लड़के से निमटने के लिए यहाँ पर भेज दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जो इस तरह के कमजोर लड़कों से मार खा के वापस आता है। तो वुफू उन सभी की बातों सुनने के बाद अपने डॉग को वहाँ पर नीचे उतारता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा टाइम जाया करवा रहे हो, इसलिए सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करो क्योंकि मुझे अभी अपनी क्लास लेने के लिए भी जाना है। तो उनमें से 2 लड़के बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और अपने बैट को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं लड़के लोगों को देखकर भी तुम इतनी ज्यादा टफ एक्टिंग कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े शाने हो? गुंडा जब अपने लोहे के बैट को घुमाते हुए हमारे वुफू पर अटैक करता है तो वुफू उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही वो नीचे से झुकते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। वो लड़का भी जल्दी से अपनी लोहे की बैट को सामने की तरफ करता है लेकिन वुफू की कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उसके लोहे के बैट के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके साथ वाला भी क्योंकि वो अपने टूटे हुए लोहे के बैट को देख रहे होते हैं। वो उन लोगों से कहता है मुझे तो लगा था कि इस बार टियान हाउ को जैसे लोगों को भेजेगा जो लोग फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम सभी लोग तो यहाँ पर बहुत ही कमजोर से नमूने निकले। जबकि बॉस ब्याओ कहता है जैसा कि मुझे लगा ही था, यहाँ पर ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को इतनी बुरी तरह से पीटा है, कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, वो एक कल्टीवेटर होगा। इसी वजह से तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऐसे आम इंसानों को लेकर आए होंगे? मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। और साथ ही वो बड़ी स्पीड से 2 लड़के पीछे से निकलते हैं और हमारे वुफू को पकड़ लेते हैं। वो लड़कों ने वहाँ पर वुफू के बाजुओं और कंधों से उसको पकड़ा होता है और साथ ही वो बॉस ब्याओ से कहते हैं बॉस ब्याओ हमने इस लड़के को पकड़ लिया है, चलो जल्दी से आओ और इसको मारो। कि बॉस ब्याओ भी जल्दी से अपना बैट उठा लेता है और कहता है इस पूरी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे ऑफेंड कर सके, कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। उसी वक्त हस्की आगे बढ़ता है और आकर
उसकी टांग के ऊपर काट लेता है। बॉस ब्याह से किक मारते पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है कमीने घटिया डॉग कहीं के, मैं तेरे बॉस को मारता हूँ और उसके बाद मैं तुझे भी मारूंगा। यहीं पर हमारी किंग को भी दिखाते हैं। किंग अपनी लड़कियों के साथ बैल्कनी के ऊपर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। वो अपनी दोस्तों से कहती है एम्बुलेंस को कॉल कर दो। उसकी दोस्तों से कहती है हाँ बॉस आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़का बेचारा बहुत ज्यादा पुअर है, इसने टियान हाउस से पंगा लिया और अब इस बेचारे की यहाँ पर टांगे टूटने वाली है या फिर इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। इस लड़के के लिए इतना तो करना ही चाहिए, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, मैं इसके लिए कॉल कर देती हूँ, मैं एम्बुलेंस को बुला देती हूँ। किंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उनसे कहती है बेवकूफो मैं यहाँ पर उन गुंडों के लिए एम्बुलेंस का कह रही हूँ, उन गुंडों के लिए एम्बुलेंस बुला दो। तो लड़कियां भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाती हैं और अपनी प्रेसिडेंट से कहती हैं प्रेसिडेंट लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो गुंडे देखो उनके हाथ में लोहे के बैट है और वो कितने मोटे तगड़े हैं, और फिर तुम कह रही हो कि हम लोग एम्बुलेंस उन गुंडों के लिए बुला दे, जबकि हमें तो एम्बुलेंस उस कचरे के लिए बुलानी चाहिए। जबकि किंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है इन्हें तो पता ही नहीं है कि वो लड़का एक कचरा नहीं बल्कि एक जीनियस है। एक सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है। दोनों लड़कों ने हमारे वुफू को मजबूती से पकड़ा होता है, लेकिन वुफू अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है, उन दोनों को भी महसूस हो रहा होता है। वो लोग कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जबकि बॉस ब्याओ से कहता है अभी भी हमारे सामने एक्टिंग कर रही हो कि तुम बहुत ज्यादा टफ लड़के हो, लेकिन आज तुम जहाँ पर हमारे हाथ से नहीं बचने वाले। वुफू से कहता है पर ये बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला, और वो अपनी बाजू को झटकाता है तो वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वुफू कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ से तुम बिना मार खाए वापस नहीं जाने वाले। जबकि बॉस ब्याओ भी अपने बैट को घुमाते हुए वुफू के ऊपर अटैक करता है। हमारा वुफू सामने की तरफ जंप करते हुए उसे किक मारता है, वो अपने बैट को सामने की तरफ करता है जिससे वुफू का पैर उसके बैट के ऊपर लगता है और उसका बैट भी वहीं पर बेंड हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर उसकी किक लगती है जिससे वो बॉस वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो बॉस ब्याओ को एक ही किक के साथ पीछे फेंक दिया, अब हम लोग क्या करें। बॉस ब्याओ से पूछ रहे होते हैं बॉस ब्याओ क्या तुम ठीक हो, लेकिन बॉस ब्याओ तो एक ही किक खाने के बाद बेहोश हो चुका है। उसके बाद एक और लड़का भागता हुआ आगे बढ़ता है अपने बॉस ब्याओ के बेहोश होने का बदला लेने के लिए। वो जैसे हमारे वुफू के करीब पहुंचता है, हमारा वुफू वहीं से अपने पंच को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है, वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि बाकी के सभी बेवकूफ जब उन्हें पता भी चल गया है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और उनका बॉस भी गिर चुका है, वो सभी लोग भी मार खाने के लिए भागते हुए आगे बढ़ते हैं। वो सभी अपने बैट लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको पीटो। इस बार वो सभी मिलकर हमारे वुफू के ऊपर अपने बैट्स के साथ अटैक करते हैं, जबकि हमारा वुफू वहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी को किसी को पंचेस मार रहा होता है और किसी को किक मार रहा होता है। देर के बाद का सीन दिखाते हैं, वो सभी लोग अपने सूजे और फूले हुए मुंह के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। वो साथ ही सोच रहे होते हैं टियान हाउ ने कहा था कि ये लड़का एक कचरा है, लेकिन ये कचरा कैसे हो सकता है, जरा हमारी हालत तो देखो, ये तो हेल का किंग लगता है। वो उन सभी लड़कों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर सीधे होकर खड़े हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर बैंड क्यों हो रहे हो। आदि वो उन लड़कों से कहता है चलो जल्दी से अपने बॉस को उठाओ और मेरे पीछे पीछे मेरे क्लासरूम की तरफ आओ। जबकि उनमें से एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए उसे और कोई बहाना नहीं आता तो वो उसे कहता है बिग ब्रदर आज मेरी ग्रैंडमा की शादी होने वाली है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। कि उसके बाकी के गुंडे दोस्त से कहते हैं क्या तुम्हारी ग्रैंडमा की शादी हो रही है, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा तो मर चुकी है। वो फोन लोगों से कहता है अपनी बकवास बंद करो, अपने बॉस को उठाकर चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, और वो सभी लोग उसके पीछे आ जाते हैं। उसी वक्त मार्शल आर्ट्स क्लब के अंदर प्रेसिडेंट किंग के पास भी एक लड़की आती है और उसे कहती है प्रेसिडेंट जैसा कि तुमने कहा था लड़के वुफू ने उन सभी गैंगस्टर्स को हरा दिया है और उनका जो बॉस था कि सभी लड़के उनके बॉस को उठाकर वुफू के साथ उसकी क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, वो हीटियान हाउस से मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारी किंग सोच रही होती है अब तो ही फैमिली वालों को इस बारे में दुआ करनी चाहिए कि उनका पहला बेटा यानी कि उनका यंग मास्टर ही गैंग जल्दी से जल्दी यूनाइट सिटी में वापस आ जाए, वरना उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। टियान हाउ अपनी क्लास में बैठा होता है, जबकि उसी वक्त जूजुन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर हाउ तुमने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने सुना है कि तुमने बॉस ब्याओ को इस बार ऑर्डर्स दिए हैं, वो अपने गुंडे लेकर इस वक्त यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर है, मुझे लगता है कि इस बार तो इसका किस्सा खत्म हो ही रहेगा। ली मैंग भी वहीं पर बैठी होती है। ली मैंग उसे कहती है ब्रदर टियान हाउ के साथ पंगा लेने के बाद वुफू को तो इस बारे में खुश होना चाहिए कि उसकी जान नहीं ली, वो अभी तक जिंदा है। टियान हाउ इस बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो उन लोगों से कहता है आज के बाद पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी वुफू नाम का लड़का नहीं होगा, वुफू का नाम इस यूनिवर्सिटी से मिटा दिया जाए क्योंकि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा इतनी ज्यादा मार खाने के बाद। जूजुन कहता है इस तरह के लोगों के लिए तो मरने के बाद कोई दुआ भी नहीं करता क्योंकि ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सेम उसी वक्त दरवाजा खुलता है, वो सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं, वुफू अंदर आता है। वुफू ने बॉस ब्याओ को पकड़ा होता है, बॉस ब्याओ को लेकर वहाँ पर आता है और उनके सामने फेंक कर कहता है कहीं तुम लोग इस बंदे को तो नहीं ढूंढ रहे। टियान हाउ, ली मैंग और साथ में जूजुन वो तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा
जाते हैं कि इसने तो बॉस बियाओ को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और उसको पीट कर यहीं पर उठा कर ले आया है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और टियान हाउ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो अपर क्लास का स्टूडेंट है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि बड़ा टफ बनने की कोशिश कर रहा था। वो वुफू से कहता है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि सीनियर्स की क्लास में आते हुए दरवाजे के ऊपर नॉक करके आते हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लगता है कि मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। वो लड़का बड़े गुस्से के साथ आकर हमारे वुफू से कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जगह के बारे में पता है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ईयर हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी क्लास में जाओ। लेकिन वुफू से आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो उसको कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुम बहरे हो, मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। वुफू उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है, सिर्फ एक ही थप्पड़ काफी होता है और वो दीवार के साथ पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वुफू कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसी वजह से दफा रहो और इस सब में पढ़ने की कोशिश मत करो। किंग भी वहीं पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो सभी लड़कियां उसके साथ ही होती हैं। वो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और जहाँ पर देखो ये किस तरह सीनियर्स को पीट रहा है, इतना अच्छा फाइटर कब से बन गया है। वुफू किंग की तरफ देखता है। किंग वहाँ पर सामने खड़ी होती है और हस्की उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हस्की वहाँ पर उसकी तरफ देखकर लाट टपका रहा होता है। तो वुफू से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे हस्की को संभाल सकती हो, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस निपटाना है। और वो हस्की को उसको दे देता है और वो उसको उठाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये कमीना, इसने सभी लड़कियों के सामने मुझे अपना डॉग पकड़ा दिया। ज़ूजुन यहाँ पर हमारे वुफू को धमकी देते हुए कहता है, वुफू, हम लोग अभी भी यूनिवर्सिटी में और अपने क्लासरूम में, अगर तुमने यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट की तो फिर स्कूल मैनेजमेंट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो वुफू उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ज़ूजुन सोच रहा होता है, लगता है कि स्कूल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का नाम लिया है, इसी वजह से ये डर गया है, तो मुझे यहाँ पर इसको और डराना चाहिए। ज़ूजुन उसे कहता है, चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं कर रहा। अगर मैंने गुस्सा किया तो फिर मैं मैनेजमेंट टीम को जाकर बुला दूंगा और यूनिवर्सिटी के लोग तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। जबकि उसी वक्त एक दूसरा लड़का कुर्सी को उठाता और कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ यहाँ पर बात करनी चाहिए, बात करने का वक्त तो गया, इसने हमारे एक सीनियर स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया है। वो कुर्सी उठाता है और हमारे वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वुफू को मारने लगता है, वुफू वहीं पर से खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके हाथ में जो कुर्सी होती है वो उड़ती हुई पीछे वाली दीवार में जाकर अटक जाती है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली ज़ूजुन। वो इतनी स्ट्रेंथ को देखकर काफी घबरा जाता है। साथ ही वो ज़ूजुन से कहता है, ज़ूजुन, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी, मैं कुर्सी की तरह तुम्हें भी दीवार में गाड़ दूंगा। ज़ूजुन उसे कहता है, तुम्हें जो कुछ भी यहाँ पर किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगी। और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। उसके भागने के बाद वो टियान हाउ की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि ली मैंग टियान हाउ के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कह दिया, अब तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम क्या करने वाले हो। टियान हाउ यहाँ पर फिर से अपनी फैमिली बैकग्राउंड को यूज करते हुए हमारे वुफू को धमकी देने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स क्या आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत ही महान फाइटर और तुम यहाँ पर ही फैमिली को ऑफेंड कर सकते हो, पता नहीं है कि यूनहाई सिटी में हमारी ही फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसकी बात को पूरा भी नहीं सुनता और उसे कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। वो वहीं पर खड़े खड़े अपने पाँव को सामने की तरफ करते हुए किक लगाता है, जिससे काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती हुई सीधी जाकर उसको लगती है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। इसके ऊपर अटैक करने के बाद वुफू से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगली बार जब बदला लेने के लिए किसी को भेजो तो इस तरह के कचरे को मत भेजना, किसी मार्शल आर्टिस्ट को भेजना। इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है, जबकि ली मैंग भागते हुए टियान हाउ के पास जाती है और उससे पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो एक किक खाने के बाद बेहोश हो चुका होता है। बाहर आने के बाद किंग हमारे ब्रदर वू को इस बारे में बताती है। वो उसे कहती है, ही फैमिली का ये लड़का जो कि सेकंड यंग मास्टर है, ये इतना पावरफुल नहीं है और इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, जबकि इसका बड़ा भाई जिसका नाम ही गैंग है वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और जितनी कल्टीवेशन तुम्हारे पास है तुम इतनी कल्टीवेशन के साथ उस लड़के से जीत नहीं पाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लिया है। जबकि ब्रदर वू से कहता है, ये अभी तक सर्टेन नहीं है कि यहाँ पर किसने किसको मुश्किल में डाला है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन मुश्किल में है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। ब्रदर वू के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वुफू को मारने के लिए हीटियान ने कुछ गुंडों को भेजा होता है, लेकिन वुफू उनको मारने के बाद रूम में जाता है और जाकर हीटियान को भी एक किक मार देता है, जिससे वो काफी जख्मी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा होता है, उसका बाजू भी टूट चुका होता है। डैड उसके पास खड़े होते हैं। वो अपने डैड से कहता है, डैड उसने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, आपकी ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ इतना बुरा हुआ है, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं देखना चाहता। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हारे बड़े भाई ही गैंग को इस बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। 3 दिन में वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और उसके बाद इस लड़के का यहाँ पर आखिरी दिन होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम मेरी ही फैमिली के बेटे हो और मैं अपनी फैमिली का नाम तो नहीं खराब होने दे सकता। बहुत ही जल्दी मेरा बड़ा बेटा वापस आएगा और मेरी फैमिली का नाम दोबारा से राइज करेगा, लेकिन मेरे बेटे के आने से पहले मैंने यहाँ पर किसी और को भी हायर किया है, चलो पहले उससे मिल
मिल लेते हैं। दरवाजा खुलता है और एक किलर अंदर आता है जो कि काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता है और वो काफी पावरफुल भी लगता है। तो वो अंदर आने के बाद उसे कहता है, सेकंड यंग मास्टर, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़के की कल्टीवेशन बेस की रिफाइनमेंट स्टेज के ऊपर है और वो इतना भी पावरफुल नहीं है। तो कुछ दिनों की बात है, 1-2 दिन के बाद मैं उसका पीछा करूंगा और उसके बाद उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। साथ ही वो वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, बड़ी क्रिंजी से स्माइल दे रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई विलन है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर वुफू अपने रूम में अपने बेड के ऊपर आराम से लेट रहा होता है। उसी वक्त मोटू भागता हुआ अंदर आता है। मोटू से कहता है, ब्रदर वू, बहुत ही बुरा होने वाला है। वुफू से कहता है, अब क्या हो गया, हमेशा ही तुम कोई बुरी खबर लेकर आते हो, अब मुझे बताओ क्या हुआ है। उसे कहता है, कल तुमने जूजुन के साथ पंगा लिया था, तुमने उसको बहुत ज्यादा डरा दिया था। इसी वजह से जूजुन अपने अंकल को यूज करते हुए यहाँ पर से डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स को लेकर आ रहा है। वो यहीं पर हमारे रूम की तरफ आ रहा है। डिसिप्लिनरी कमेटी के जो मेंबर है वो उसके अंकल है। इसी वजह से वो इस मौके का फायदा उठाने वाला है। तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं तो हम लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। अगर हम उन्हें रूम में मिलेंगे नहीं तो फिर एक्शन किसके खिलाफ लेंगे। लेकिन वो लोग अभी यहाँ से भागते ही नहीं है कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है। जूजुन अंदर आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुमने कल यहाँ पर क्लासरूम में मुझे मारा था और अब तुम यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो। साथ ही उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी के अंकल भी उसके साथ ही होते हैं। कल जैसे रूम के अंदर आते हैं वो बिस्तर के ऊपर देखते हैं कि हस्की बैठा होता है। वो उसकी तरफ देखकर भौंक रहा होता है। अंकल उसे देखकर कहते हैं, ये क्या, तुम्हारे पास तो तुम्हारा डॉग है। वो उसे घूर कर देखते हैं तो हस्की बेचारा वहीं पर चुप होकर बैठ जाता है। अंकल वहाँ पर आते ही हमारे वुफू से कहते हैं, लड़के तुमने यहाँ पर बाहर से लड़कों को मंगवाया और यहाँ पर लड़कों को मंगवा कर हमारी क्लास के लड़कों को बुली किया। इसके अलावा तुमने अपने डॉर्म रूम के बेड के ऊपर अपने डॉग को रखा हुआ है। तुम्हें पता भी है कि डॉर्म रूम्स के अंदर डॉग्स रखना अलाउड नहीं है। कि रूल्स को तोड़ना ये तुम्हारी हॉबी है। मोटू आगे बढ़ता है और उसे कहता है, डायरेक्टर प्लीज, आपको गलतफहमी हो गई है। ब्रदर वू ने उन लोगों को नहीं बुलाया था, बल्कि वो लोग तो टियान हाओ के कहने पर यहाँ पर आए थे ब्रदर वू को मारने के लिए। इसलिए प्लीज आपको इस सारे मसले को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो जूजुन उसे कहता है, अब तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बीच में बात कर सकते हो? अगर तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते चुपचाप साइड पर खड़े रहो, वरना तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंकेंगे। वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त मोटू से कहता है, मोटू इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो पहले से यहाँ पर अपना माइंड बनाकर आए हैं कि इन्हें हमें यहाँ से निकालना है या फिर हमारे खिलाफ ही एक्शन लेना है। वो उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा होने से तुम्हारे पास पावर आ जाती है? लेकिन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे से पावर नहीं आती। जूजुन और उसके साथ उसके अंकल दोनों ही सामने खड़े उसकी तरफ देख रही होती हैं कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। तो वो अपने हाथ के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर वो प्लीज ऐसा मत करना, ये हमारी यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हैं, इसकी वजह से अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन हमारा वुफू उसकी बात नहीं सुनता और अपने पंच में अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उन दोनों के मुंह के करीब अपने पंच को करता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है। इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि अंकल बेचारे की तो विग भी उड़ जाती है और वो नीचे से टकला निकल आता है। वो उन दोनों को अपनी पावर दिखाने के बाद से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूं। जबकि जूजुन यहाँ पर हमारे वुफू से कहता है, वुफू बस भी करो, यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही बाहर से लड़के लेकर आए थे। अंकल के सामने तुम इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। कि हमारा वुफू उसको गले से पकड़ लेता और कहता है, लगता है कि तुम इस तरह बात नहीं सुनने वाले, जबकि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और ऊपर से मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जैसे ब्रदर वो वहाँ पर उस लड़के को गले से पकड़ता है, उसका अंकल जल्दी से भागता है, बाहर जाता है, अपनी विग उठाता है और वुफू से कहता है, लड़के तुमने मेरे सामने मेरे बांझे को पकड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। मैं जाकर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें सजा मिलेगी। बड़ी स्पीड से वो वहाँ से भाग जाता है, जबकि जूजुन चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, अंकल तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। ये लोग अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं। मोटू वुफू से कहता है, ब्रदर वो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कल कुछ ज्यादा ही एक्शन ले लिया था? मैं तुम्हें बताया भी था कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हैं, आज देखना कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। इसी वक्त क्लासरूम के अंदर एडमिन टीम से भी एक बंदा आता है और उसके साथ डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर भी होते हैं, यानी कि हमारे जूजुन के अंकल भी होते हैं। वो लोग वहाँ पर आते हैं, सभी बच्चों से कहते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाओ और चुपचाप यहाँ पर बैठो, हम लोग यहाँ पर कुछ अनाउंस करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वुफू के बारे में बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि वुफू ने यहाँ पर स्कूल के काफी सारे रूल्स को तोड़ा है। इसके अलावा उसने यहाँ पर टीचर्स और एल्डर्स की काफी ज्यादा इंसल्ट की है। इसने यहाँ पर एक स्टूडेंट टियान हाओ के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से अब वो हॉस्पिटल में है और उसका बाजू टूट चुका है। वो लोग यहाँ पर ये वाली बात करते हैं तो क्लास में बैठे हुए बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वुफू को मारने के लिए वो लोग यहाँ पर बाहर से गुंडे लेकर आए थे, जिसकी वजह से वुफू ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया है, तो उसने यहाँ पर कोई भी रूल नहीं तोड़ा। प्रेसिडेंट अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं, हमने स्कूल के एडमिन टीम के साथ इस बारे में बात की है और इसने रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से इस लड़के को स्कूल से निकाला जाता है। तुम सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है, तुम में से कोई भी दोबारा कभी भी स्कूल में इस तरह की हरकत मत करना। वहाँ पर क्लासरूम के बच्चे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर तो टियान हाओ को निकालना चाहिए था, लेकिन टियान हाओ क्योंकि काफी
काफी ज्यादा अमीर है और ऊपर से ही फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। इसी वजह से उसे यहाँ से कौन निकालेगा। स्कूल में उसके काफी सारे लिंक्स हैं। मैं तो इस बारे में समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर से वूफू को क्यों निकाल रहे हैं। ब्रदर वू को तो यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। जूजुन भी क्लासरूम के बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि वो भी अपर क्लासमैन है, वो इसका सीनियर है। कहता है इस लड़के ने कल हमारे साथ पंगा लिया था, अब देखना मैं कैसे इसको स्कूल से निकालूंगा और दोबारा कभी भी ये स्कूल की शक्ल नहीं देख पाएगा। मैनेजर हमारे वूफू से कहते हैं लड़के क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी सफाई में कुछ कहना है। वूफू आगे से बिल्कुल खामोश होता है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और किंग अंदर आती है। किंग उनसे कहती है मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। डायरेक्टर मैनेजर उसे कहते हैं किंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये क्लासरूम है और क्लासरूम में तुम इस तरह नहीं आ सकती, तुम थर्ड ईयर की स्टूडेंट, जाओ जाकर अपनी क्लास में बैठो। किंग उनसे कहती है डायरेक्टर आपको तो पता होगा यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स का क्लब है मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और हमारा वूफू हमारी मार्शल आर्ट्स क्लब का एक मेंबर है। मेंबर को बचाने के लिए मैं तो यहाँ पर आऊंगी। किंग अपने साथ बॉस ब्याओ को भी उठाकर लाई होती है। वो उसे कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इन्हें सारी बात बताओ। वो उनसे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, तुम में से कोई भी ब्रदर वू को यहाँ से निकाल नहीं सकता। वूफू भी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और किंग से कहता है हालांकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ जरूरी नहीं था, मैं खुद इस मसले को निपटा लेता, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किंग भी उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होती है और कहती है इस लड़के की ईगो तो देखो, हमेशा इसकी नाक पर बैठी रहती है। अगर मैं इस ब्याह को यहाँ पर नहीं लेकर आती तो फिर तुम इस मसले से कैसे निपटते, तुम्हारे पास इस मसले से निकलने का कोई और हाल था। वूफू वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है इन सभी के खिलाफ जाना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर वूफू जितनी भी एनर्जी को रिलीज करता है सिर्फ और सिर्फ दूसरा कल्टिवेटर ही देख सकता है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ किंग ही उसकी पावर को देख सकती है और कोई भी नहीं देख सकता। उसकी पावर्स को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है ये तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, कि ये की स्टेज के मिडिल राउंड पर पहुंच चुका है। तो डायरेक्टर वूफू से कहते हैं लड़के हमने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया हुआ है, तुम इस स्कूल का भी हिस्सा नहीं हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ट्रबल काज करोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। जूजुन भी अंदर आ जाता है और वूफू से कहता है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है उसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, स्कूल से निकाल दिया गया है। वो सोच रहा होता है अगर जू फैमिली की ये लड़की यहाँ पर हमारे मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती है तो मैनेजर को इसकी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि जू फैमिली ध्यान हाउ की ही फैमिली की तरह यहाँ की एक बहुत ही बड़ी फैमिली और पावरफुल फैमिली है। कुछ आगे बढ़ता है हमारे वूफू के कान में जाकर उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है जो तुम एक बहुत ही गरीब से घर में पैदा हुए, तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर है और इतनी कमजोर बैकग्राउंड होने के बावजूद तुम यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, अब जाओ जाकर दफा हो जाओ, जा कहीं पर मरो। वूफू मैनेजर से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। फिर साथ ही वो कहता है देखते हैं कि ये गलतफहमी किस तरह दूर होने वाली है। वो अपनी उंगली के अंदर अपनी पावर को रिलीज करता है और वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दोनों उंगलियों को उनके माथे की तरफ कर देता है। जैसे वो अपनी पावर्स को उसके माथे के अंदर इंसर्ट करता है तो जूजू को वहाँ पर एक झटका लगता है जूजुन को, जिससे वो वहीं पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना सर पकड़ता है और वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हो रहा है। बाकी के सभी बच्चे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसको हुआ क्या, ये अचानक से इस तरह चिल्ला क्या क्यों रहा है, इसको अचानक से क्या हो गया है। जो चिल्लाकर वूफू से कहते हैं लड़के ये तुमने इसके साथ क्या किया है, तुम यहाँ पर मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ना निकालूं। इस जूजुन भी उसी की तरफ इशारा करते हुए कहता अंकल मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, इसलिए आपको इसको यहाँ से निकालना चाहिए। वूफू उनसे कहता है क्या तुम लोगों के पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया है, क्या तुम में से किसी ने यहाँ पर मुझे ऐसा करते हुए देखा है। किंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर सकता है और उसके बाद किसी दूसरे को इस तरह दर्द भी दे सकता है। जूजुन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। उसे जब बहुत ज्यादा दर्द होता है वो वूफू से कहता है ब्रदर वू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। हमारा वूफू से कहता है तुम्हारे जैसे लड़के को मुझे ब्रदर कहने का हक नहीं है और ना ही तुम मेरा नाम पुकार सकते हो, ताकि तुम्हें मुझे क्या कहना है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद से कहता है फादर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये दर्द तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा पंगा नहीं लूंगा। तो ब्रदर वू से कहता है तो तुम्हें यहाँ पर सभी को इस बारे में सच बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और तुम मेरे ऊपर कौन से इल्जाम लगा रहे हो। जूजुन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है ठीक है मैं सभी को बताता हूँ। वो उनसे कहता है सब कुछ हीट यान हाउ ने किया है। हीट यान हाउ ने ब्रदर वू का रास्ता रोका था और उसने ब्याओ को हायर किया था अपने गुंडों के साथ इसको पिटवाने के लिए। यहाँ पर हमारे ब्रदर वू ने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है। हमारी नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उस नेक्स्ट एपिसोड में वो किलर भी यहाँ पर आएगा हमारे वूफू को मारने के लिए और उसके बाद ही फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर ही गैंग भी वापस आने वाला है और उसके बाद हमारी मार्शल आर्ट्स की जर्नी स्टार्ट होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वू अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए टूजन उनकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिट को एंटर करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से वो वहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो वुफू को अपना फादर भी कहता है और वुफू से कहता है ठीक है मैं सब कुछ सच बता देता हूँ। और वहाँ पर सभी को सच बताता है कि कुछ गैंग के लोग यहाँ पर आए थे जिन्हें हिटियान हाउ ने यहाँ पर भेजा था वुफू को मारने के लिए। इसके अलावा वुफू ने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया। सभी क्लास वाले मेंबर्स को तो पहले इस बारे में पता होता है। वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं वुफू ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम जबरदस्ती इससे ये सब कुछ करवा रहे हो। जबकि हमारा वुफू डिसिप्लिनरी कमेटी के अंकल से कहता है तुमने सुना नहीं, इसने खुद ही तुम्हारे सामने सारा सच बता दिया है, क्या तुम्हें अभी भी किसी सबूत की जरूरत है। किंग भी उसे कहती है मुझे लगता है कि अब हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब के इस लड़के वुफू के साथ तुम लोग जस्टिस करोगे और तुम लोग जहाँ पर इसको फेयरली इन्वेस्टिगेट करोगे, जाओ जाकर इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो। अंकल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर जू फैमिली के लोगों का इसके साथ क्या ताल्लुक है, जू फैमिली की ये लड़की बार बार इसको बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आ रही है। तो अंकल उसे कहते हैं जू किंग तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी हमेशा ही सही फैसला करती है, हम लोग सोच विचार करने के बाद और सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर ठीक फैसला करेंगे। और फिर वो अपने भतीजे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद हमारा वुफू किंग से पूछता है मैंने कब तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के क्लब को ज्वाइन किया, मैंने तुम्हारे क्लब को ज्वाइन किया ही नहीं। किंग उसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो दोबारा तुम्हें परेशान ना करें। और फिर साथ ही वो अपनी जू फैमिली की तारीफें करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है हमारी जू फैमिली जहाँ की काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर फैमिली है, जू फैमिली जो फैमिली में काफी अच्छी पावरफुल फैमिली है। वो जहाँ पर इसको इस बारे में बता रही होती है तो हमारा ब्रदर वो वहाँ से पहले से चला जा चुका होता है। पर खड़ा एक लड़का उसे कहता है सिस्टर जू तुम यहाँ पर किसके साथ बातें कर रही हो, वो तो कब का यहाँ से चला गया। इस बात से किंग फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है इस लड़के को क्या लगता है कि इसके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं तो ये हर मसले को फाइट करके सुलझा सकता है, इसमें तो कुछ ज्यादा ईगो है। तो नेक्स्ट सीन हमारे वुफू के रूम का दिखाया जाता है। वो अपने ड्रॉ रूम में वापस आता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हस्की होता है, मोटू वहाँ पर नहीं होता। वो हस्की से कहता है मोटू कहाँ पर है, वो लगता है यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त मोटू का मैसेज आता है, वो उसे कहता है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। हमारा ब्रदर वो अपने हस्की को उठाता है और कहता है चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं और वो लोग भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। यही से हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसी विला का। तो विला हमारे वुफू को गिफ्ट में मिला है तो वुफू वहाँ पर चला जाता है, जबकि वहीं पर हमारी किंग को भी दिखाते हैं। किंग भी वहीं पर लेटी होती है। वुफू अपने हस्की को लेकर उस विला में आ जाता था कि वो वहाँ पर आकर कल्टीवेट कर सके। वो हस्की को वहीं पर छोड़ देता है, जबकि हस्की भागता हुआ सीधा किंग के पास चला जाता है। उसकी दोस्त से कहती है जू किंग ये प्यारा सा डॉगी किसका है, तो वो भागता हुआ सीधा किंग के पास जाता है। किंग कहती है अगर ये डॉगी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि वुफू भी यहाँ पर आया होगा, आज तो मैं इस ठरकी को पकड़ कर ही रहूंगी। जबकि हमारा वुफू उसी वक्त उस घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे वो मेंशन के अंदर दाखिल होता है उसी वक्त वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। वो किलर अपने पास से 3-4 ब्लेड्स निकालता है और उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंक देता है। हमारा वुफू वहाँ पर खड़ा अपनी हस्की को ढूंढ रहा होता है। जैसे उसे पता चलता है कि साइड के ऊपर से किसी ने उसके ऊपर ब्लेड्स फेंके हैं, वो जल्दी से उन तीनों ब्लेड्स को अवॉइड करता है और वो सारे ब्लेड सामने जाकर दीवार में धंस जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम कौन हो, जबकि वो किलर उसे कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, इसी वजह से तुमने ही फैमिली के साथ पंगा लिया है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे पास स्किल्स होने के बावजूद भी अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे साथ हो गया है। तो ब्रदर वो भी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही वो फिर से अपने पास से अपने नाइफ निकालता है और नाइफ्स को वो के ऊपर फिर से फेंक देता है। तो हमारा वो भी सामने की तरफ से उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है क्योंकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी के साथ ही उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। जैसे वो उसके अटैक्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है उसी वक्त वो किलर बड़ी स्पीड से वहाँ पर पहुंच जाता है, नीचे की तरफ से झुकते हुए फिर से अपने एक ब्लेड के साथ हमारे वुफू के ऊपर अटैक करता है। वो सिर्फ अपने हाथ के साथ ही अपने हाथ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार क्योंकि उसने ब्लेड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसी वजह से उस ब्लेड का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वुफू पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो किलर सोच रहा होता है इस लड़के ने अपने खाली हाथों के साथ ही यहाँ पर मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब इस लड़के के पास काफी सारे स्किल्स हैं, ये काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। जबकि हमारा वुफू सोच रहा होता है जब से मैं यहाँ पर इस दुनिया में रीबॉर्न हुआ हूँ तब से ये पहला ओपोनेंट है, इतना टफ ओपोनेंट जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले इसके साथ खेलना चाहिए और उसके बाद इसको खत्म करूंगा। तो किलर भी हमारे वुफू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंटली पेश आने की, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक की कल्टीवेटिंग ग्राम के एक छोटे से कल्टीवेटर हो, तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो किलर यहाँ पर अपने कोई शैडो स्किल्स को यूज
करते हुए बड़ी स्पीड से हमारे वुफू के पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा वुफू भी वहीं से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। किलर उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे अटैक्स को अवॉइड कर रहे हो, तुम आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे? पहले तो तुम यहाँ पर बड़े एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। वुफू से कहता है मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज किया तो तुम मर जाओगे। तो वो किलर अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से उसकी काफी सारी की पावर रिलीज होती है। वुफू अपनी दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है। साथ ही वो किलर बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए फिर से हमारे वुफू के पिछली वाली साइड पे चला जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर अभी भी कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, चलो जल्दी से आप मर जाओ। ऐसी वो पीछे वाली साइड से आकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वुफू से कहता है चलो ठीक है, लगता है मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था पहले थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। जैसे वुफू पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे घूर कर देखता है, उस किलर को भी महसूस हो जाता है कि अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है। वुफू जल्दी से वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। वो किलर भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को शेप दे सकता है, इसने यहाँ पर एक तलवार बना ली, वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ। की कल्टिवेटिंग ग्राम का छोटा सा कल्टिवेटर ऐसा कैसे कर सकता है? अपने पीछे वाले पिलर के ऊपर जब देखता है कि उसकी स्ट्राइक ने वहाँ पर एक काफी बड़ा गड़ा बना दिया होता है, यानी कि अगर वो स्ट्राइक उसकी बॉडी से टच होती तो उसकी बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो किलर भी यहाँ पर रुक जाता है और उससे कहता है मुझे बताओ कि तुम हो कौन? वो उसे कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं कि मैं कौन हूँ। किंग भी वहीं पर आ जाती है और ये सारी फाइट को देख रही होती है। किंग कहती है इस लड़की के पास की कल्टीवेशन की मिडिल राम की पावर्स है, जबकि इसका सामना जिस बंदे के साथ हुआ है वो एक अपर राम का कल्टीवेटर है, यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये इसके सामने कितनी आसानी से टिक पा रहा है। किंग जैसी वहाँ पर आकर खड़ी होती है, उसी वक्त किलर की नजर किंग पर पड़ती है और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने नाइफ को किंग के गले पर रख लेता है। वुफू भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो वो किलर वुफू से कहता है चलो जल्दी से अब चुपचाप मेरे सामने आओ और आकर मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। ऐसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करना, वरना मैं अपनी नाइफ को उसके गर्दन में दंसा दूंगा। वुफू से इशारा करते हुए कहता है तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जबकि किंग भी चिल्लाकर उसे कहती है अच्छा ठीक है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कम से कम मैं एक इंसान तो हूँ, क्या तुम एक इंसान को बचाने के लिए भी सब कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी आंटी को इस वक्त इस बंदे ने हॉस्टेज बनाया हुआ है? तो तुम मुझे नहीं बचाना चाहते तो ठीक है, लेकिन कम से कम इसके सवाल का जवाब तो दो, जहाँ पर तुमने पूरी प्लानिंग की हुई है मुझे मरवाने की। इसी के साथ ही किंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है। तो वो किलर जो कि उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख के खड़ा होता है, उसे महसूस होता है उसके पास काफी सारा प्रेशर निकल रहा है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो फार्मिंग स्टेज पर है, यानी ये की कल्टीवेशन लेवल से भी अप है। वहाँ से वो बहुत सा घबरा जाता है। वो किलर एक जोरदार चीख मारता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ गिर जाता है। किंग की दोस्त लड़कियां जो कि बाहर बैठी होती हैं उन्हें महसूस होता है, वो लोग कहती हैं अंदर अचानक क्या हो रहा है, लगता है कि प्रेसिडेंट अंदर है, लेकिन अंदर धमाके की आवाज क्यों आई है? वो किलर पीछे गिर चुका होता है और पीछे गिरने के बाद वो माफिया मांगना शुरू कर देता है। हमारी किंग से कहता है फीमेल हीरो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर तरस खाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। हमारी किंग उसे कहती है ये आंटी यहाँ पर सिर्फ एक उंगली को घुमाते हुए तुम्हारी जान ले सकती है, फिर भी तुमने यहाँ पर इस आंटी के गले पर अपने छुरे को रखा और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि वो बंदा एक प्रोफेशनल किलर है, इसी वजह से उसके पास अभी भी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। वो पीछे गिरने के बाद ही अपने मुंह के अंदर से एक नीडल को निकालता है और उसे किंग की तरफ थूक देता है। नीडल उड़ती हुई सीधी किंग की गर्दन में जाकर लगती है, जिससे किंग वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके गिरने के फौरन साथ ही वुफू बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उस किलर को एक किक मारता है। वो किक इतनी पावरफुल होती है कि वो किलर पीछे वाली दीवार में जाकर टकराता है और वहीं पर जाकर गिरकर उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। वो वुफू से कहता है रुको रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम इस लड़की को कभी भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मेरे पास इस पॉइजन का तोड़ है। तुम्हें इस लड़की को बचाना है, इसकी बॉडी से पॉइजन को निकालना है, तो फिर तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा। तुम्हारा ब्रदर वो किंग की तरफ देखता है तो वो अपनी गर्दन पर हाथ रख के वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में होती है, उससे दर्द हो रही होती है कि उस नीडल का पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर फैल रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखता है, फिर अपने पास से अपनी घी की पावर को यूज करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार को बाहर निकालता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उस किलर का गला काट देता है। वो उस किलर को वहीं पर मार देता है। उस किलर को मारने के बाद वो वापस से किंग के पास आ जाता है। किंग उसे कहती है वो मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तो वहीं पर बेहोश हो रही होती है और उसकी गर्दन का कलर भी नीला पड़ जाता है। वो से कहता है तुम नहीं मरोगी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन के अंदर से उस नीडल को बाहर निकालता है। फिर साथ ही वो कहता है अभी भी इसकी गर्दन के अंदर काफी सारा पॉइजन है, मुझे इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना होगा। तो हमारा वुफू वहीं पर एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन के ऊपर जहाँ पर वो नीडल लगी थी वहाँ से ब्लड को पीना स्टार्ट करता है, ताकि वो ब्लड को पीकर यानी कि वहाँ से पॉइजन को चूस कर बाहर निकाल सके। उसकी गर्दन के अंदर से ब्लड को चूस कर बाहर निकाल रहा होता है, जबकि किंग भी वहाँ पर हल्के से अपनी आंखें खोलती है। उसी वक्त एक चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों दोस्त लड़कियां वहाँ पर अंदर आ जाती हैं। वो जैसी अंदर आती हैं तो वो देखती हैं वो उसके ऊपर चढ़ा होता है और उसकी गर्दन के ऊपर किस कर रहा होता है। उन्हें ऐसे लगता है, वो लोग कहती हैं ये क्या हो रहा है, ये हमारी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को किस क्यों कर रहा है। दोनों ही शर्माते हुए बाहर चली जाती है और कहती है चलो बाहर चलते हैं, हमें जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये दोनों तो यहाँ पर लगे पड़े हैं। मानो वुफू उसकी गर्दन से सारे पॉइजन को निकालने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल चुका है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। किंग किंग उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि वुफू से कहता है वो किलर यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ तो करना था, इसी वजह से तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे वुफू को मारने के लिए कराटे क्लब के लड़के आएंगे और उनके साथ वुफू क्या करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।